ओके, गुड इवनिंग गाइज। तो सारे लोग, जितने लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन हैं, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द न्यू कोर्स एंड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस। तो पहले सवाल कई बच्चों के ऑनलाइन आ रहे थे और ऐसे कई सवाल हैं जिनको मैं फटाफट रिप्लाई कर दूं ताकि आप इस लेक्चर को देखने से पहले ही समझ जाएं क्या है, और इसके आगे के जितने सवाल हैं आप जो ऑनलाइन करने वाले हैं या ऑफलाइन करने वाले हैं इसको आराम से क्लैरिटी मिल जाए। यस चलिए, सो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का मुझसे होगा कि सर क्या हम इसे नवंबर 23 दिसंबर 23 के लिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये पहला सवाल आप लोगों के मन में होगा। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है फाइनेंस एक्ट 2023 के हिसाब से। फाइनेंस एक्ट 2023, जिसका मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी ये होगी फॉर द पर्पज ऑफ मे एज वेल एज नवंबर 24, जून एज वेल एज दिसंबर 24। तो मैं आप लोगों को पहला पॉइंट जो बहुत क्लियर कर दूं, राइट, आपके रजिस्टर्स के अंदर में पहला ही पॉइंट, राइट, आपको जो मे 24 एंड नवंबर 24 एज वेल एज जून 24 एंड दिसंबर 24 के लिए जो फाइनेंस एक्ट लगने वाला है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2023 एंड नॉट फाइनेंस एक्ट 2022। जो बच्चे दिसंबर या नवंबर 23 दे रहे हैं उनके लिए है फाइनेंस एक्ट 2022। अब क्या इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है? वेल, अगर मैं आपसे फैक्चुअल बात करूं तो अराउंड 144 अमेंडमेंट्स है। सर मतलब फिर तो मतलब सर सब चेंज हो गया ना सर? फिर तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है। जैसे वो असेसमेंट्स के बहुत सारे सेक्शन हैं जिसके अंदर में सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है, जॉइंट कमिश्नर अपील्स। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही है। जिस अमेंडमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 होंगे, विच कैन बी मैनेज, जो मैं आपको लेक्चर के दौरान क्लियर कट बता सकता हूं कि बॉस ये नवंबर में ऐसा था और फॉर द पर्पज ऑफ मे 24 ये ऐसा है। वैसे खैर मुझे भी इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप नोट्स देखते हैं, जैसे कि ये नोट्स हैं, जितने बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है उनके लिए मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसके अंदर में मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम में भी मैंने इसको डाल दिया है और इस वीडियो के नीचे भी हम इसको बाकायदा अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स देखते हैं तो नोट्स के अंदर में क्लियर कट आपको कलर कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं। ब्लैक इज अ जनरल कॉम्बिनेशन, रेड इज अमेंडमेंट। तो जहां जहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है वहां क्लियर कट आपको फाइनेंस एक्ट 2023 लिखा हुआ दिखेगा अलॉन्ग विद द रेड कलर। सो दिस इज अ वेरी क्लियर क्लासिफिकेशन जिससे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नवंबर 23 या दिसंबर 23 दे रहे हैं बट श्योर नहीं है देंगे या नहीं देंगे, बट मे 24 तो कंफर्म ही देंगे न्यू सिलेबस के अंदर में, वो इसको आराम से ले पाएंगे। बाकी ग्रीन जो है ये इंपॉर्टेंट भी रखा गया है एंड ब्लू जो है जिसके अंदर में हेडिंग्स कवर की गई है। फिर अगर आप देखेंगे बुक्स के अंदर में कुछ स्टूडेंट रिव्यूज एंड ऑल डाला हुआ है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपका इंडेक्स आता है। चलिए, बात अगर डायरेक्ट टैक्सेस की हो रही है तो मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर इंटर लेवल पे जो टैक्स था इसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं टैक्स, क्या ये सही है? मोटे मोटे तौर पे इंटर लेवल के बाद आज ही पढ़ रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, इन 3 सालों में, लगभग 3 साल तो बाय डिफॉल्ट में हो ही गए होंगे, मैं वैसे जितने बच्चे ऑनलाइन हैं उनको बता दूं, कई बच्चे जो फेस टू फेस है हमारे साथ वो यहाँ पे है, प्लस आप ऑनलाइन तो कनेक्टेड है ही। तो मैं इन लोगों से कुछ सवाल पूछता जाऊंगा, आप लोग के भी सवाल है वो बिंदास आप डालते जाइएगा, कोई तकलीफ नहीं है। पहले कुछ लेक्चर्स जो है ये अराउंड 10 लेक्चर्स जो होंगे ये यूट्यूब के ऊपर होंगे। अराउंड 10 लेक्चर किसके ऊपर होंगे? यूट्यूब के ऊपर होंगे। और इसके बाद जो हमारा डेडिकेटेड एकत्वम का प्लेयर है उसके ऊपर ये लेक्चर होने वाले हैं, राइट। तीसरा, सर अगर कुछ क्वेरीज आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? ये बात आप जरूर लिख के रखें कि सर अगर क्वेरीज आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप फेस टू फेस में बैठे हैं यहीं पूछ लो, आप लाइव स्ट्रीमिंग में कनेक्टेड हो यहीं पूछ लो, आ जाओ बता दूंगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे 8956651954 के ऊपर भेज सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज इस पे कॉल मत कीजिएगा, मेरे साथ साथ मेरी टीम भी इसे हैंडल करती है। तो 8956651954, बुक के नीचे भी यही नंबर लिखा है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कट आपका नाम, आपका
क्लास, जैसे आप CA या CMA है तो अकॉर्डिंगली आप फाइनल स्टूडेंट्स डाल दीजिए और अपनी क्वेरी पुटअप कर दीजिए, राइट। 48 आवर्स मैं मिनिमम मांगता हूँ बच्चों से, क्योंकि लेक्चर्स के अलावा क्वेरी सॉल्व करनी होती है और पर्सनली हम लोग क्वेरीज पे बैठते हैं, तो 48 आवर्स जनरली आपका क्वेरी रिप्लाई आ जाएगा। पॉसिबल हुआ उससे पहले आपकी क्वेरी रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे से पूछेंगे कि सर बुक्स का क्या, मैं आपको 2 कंडीशन यहाँ पे सबसे पहले बता दूं। पॉइंट नंबर 1, न्यू सिलेबस के जो बुक्स है फॉर द पर्पज ऑफ May 24 एंड November 24 एंड June 24 December 24 अब तक ये वेबसाइट पे आए नहीं हैं। फाउंडेशन वालों के लिए ऑलरेडी आ गए हैं, इंटर वालों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, आए नहीं हैं। एज फार एज CMA स्टूडेंट्स इज कंसर्न, इनके लिए भी अभी तक के फॉर द पर्पज ऑफ 24 के आए नहीं है। ये जनरली अगस्त या सितंबर के टाइम पे लॉन्च करते हैं, बट हम लोग पहले ही लॉन्च कर देते हैं क्योंकि फाइनेंस एक्ट से सारे अमेंडमेंट आ जाते हैं, तो हम लोग पहले ही लॉन्च कर देते हैं। इनके जो मॉड्यूल्स है ये अब तक आए नहीं है, तो ये आएंगे, बट डोंट वरी। ये जो मॉड्यूल्स है या ये जो बुक्स है इसका सारा सब कुछ कवर किया जाता है। मोटे मोटे तौर पे सिर्फ एक ही चेंज आता है, वो मॉड्यूल के अंदर में शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, एंड प्रोविजंस तो हम वैसी सारी कवर कर लेते हैं। तो जो अपडेटेड क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपडेटेड क्वेश्चंस है उसको हम क्वेश्चन के अंदर में कवर कर लेंगे। तो कौन कौन सी बुक्स आपको मिलने वाली है? आपको सबसे पहले तो मिलने वाले 3 मॉड्यूल्स। आपको क्या मिलने वाले? 3 मॉड्यूल्स, जिसमें से 2 मॉड्यूल के अंदर में डायरेक्ट टैक्सेस कवर है और तीसरे मॉड्यूल के अंदर में छोटा सा मॉड्यूल है, उसके अंदर में इंटरनेशनल टैक्स कवर है। तो आपके 2 मेजर बुक रहेंगे। मन में सवाल उठेगा सर कितने पेजेस के है वो भी बता दो, आखिर DT हमने सुना है, देखा भी है, 60 मार्क के लिए ही इतना सारा पढ़ा था, तो फाइनल में तो और ज़्यादा है हमने सुना है। वैसे आप फाइनल में एक बात ज़रूर सुनेंगे मालिक, वो ये कि बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरफ और DT एक तरफ, क्योंकि कंटेंट उतना बड़ा है और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको अब लाइफ टाइम याद रखना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। पर हमने पूरी कोशिश की है इसे 400 पेजेस के अंदर में ख़त्म कर देने की। 400 पेजेस के अंदर में कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, राइट। तो 2 DT के मॉड्यूल होंगे, एक इंटरनेशनल टैक्स का मॉड्यूल होगा। सभी लोग प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिए, जितने लोग लेक्चर बुक कर रहे हैं वो, सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो होगा मॉड्यूल 1 एंड 3। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल 1 एंड 3 दे रहा हूँ। मॉड्यूल 1 DT का एक टॉपिक है जिसके अंदर में लगभग 20-22 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, और इंटरनेशनल टैक्स का मॉड्यूल भी मैं अभी दे रहा हूँ। रीज़न, बहुत सारे अमेंडमेंट उसके अंदर में नहीं आए हैं, तो इंटरनेशनल टैक्स बहुत हद तक के चेंज नहीं होता, जितने चेंज है उतने अपडेट करके मॉड्यूल आपको दे दिया है। मॉड्यूल 1 आपके हाथ में मैंने पकड़ा दिया है, ठीक है। मैं जानबूझ करके मॉड्यूल 2 के लिए रुका हूँ, क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूट जब तक कि अपने मॉड्यूल अगर दे देता है तो हम उसको चेंजेस अकॉर्डिंगली करके दे देंगे, और नहीं तो हम लोग मॉड्यूल 2 भी मॉड्यूल 1 होने के बाद, मॉड्यूल 1 जब तक एंड होने आएगा तब तक हम रिलीज कर देंगे एंड आप तक ये पहुंच जाएगा। तो ये हो गए 3 मॉड्यूल्स। 3 मॉड्यूल्स के अलावा मालिक और क्या मिलने वाला है? दूसरी चीज जो आपको मिलने वाली है वो है क्वेश्चनेयर, दैट इज क्वेश्चन बैंक। क्लास के अंदर में मैं आपको बता दूं, इस क्लास के अंदर में, क्योंकि ये मेन क्लास है, इसके अंदर में मैं आपको लगभग 300 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराऊंगा। सो 300 क्वेश्चंस विच इंक्लूड इंटरनेशनल टैक्स क्वेश्चंस, विच इंक्लूड टोटल इनकम क्वेश्चन, जो 20 मार्क के लिए मैंडेटरी आता ही आता है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं जानता हूं कि आपकी आदत खत्म हो चुकी है, आप लोग बन चुके हैं एक्सेल वाले, सारे कैलकुलेशन होते हैं एक्सेल में, तो हाथ से लिखना, सरचार्ज कैलकुलेट करना, HEC कैलकुलेट करना, ये सब आप भूल चुके हैं। इस अजम्पशन के साथ पढ़ाऊंगा कि जीरो से इनकम टैक्स कुछ आता ही नहीं। ये बात मैं अजम्पशन से पढ़ाऊंगा कि आपको इनकम टैक्स कुछ नहीं आता, और इसको बहुत धीरे से, बड़े आराम से, पूरे डिटेलिंग के साथ जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जाएंगे। यस, तो क्वेश्चन बैंक इसके अलावा होगा, मतलब 300 क्वेश्चन जो हम क्लास में कवर करेंगे, उसके अलावा लगभग 400 सॉल्व्ड क्वेश्चन कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, वो आपको कवर किया जाएगा क्वेश्चन बैंक के अंदर में, विच विल बी टोटली अपडेटेड, राइट। मोस्टली मैं मॉड्यूल 2 के साथ आपको क्वेश्चन रिलीज कर दूंगा, ऑलरेडी बन के रेडी है, बस मैं चाहता हूं कि नए मॉड्यूल के हिसाब से कुछ नए क्वेश्चंस आ जाएं, CMA के हिसाब से भी कुछ और नए क्वेश्चंस इसमें ऐड हो जाएं, तो हम वो प्रोवाइड कर दें। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपको प्रोवाइड करेंगे DT के चार्ट्स। कुछ 80 पेजेस के अंदर में ये 400 पेजेस का क्रक्स डाला हुआ है, बेहतरीन तरीके से एग्जाम के लास्ट डे पे जो आपको पढ़ने के लिए काम में आएगा वो होगा 80 पेज, जिसमें DT एंड इंटरनेशनल टैक्स कवर होगा, पूरा का पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। तो पहले शिपमेंट में आपको मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 आएगा, दूसरे शिपमेंट के अंदर में बचे हुए चार्ट्स, क्वेश्चनर एंड अदर चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये सारी बातें मैं आपको पहले दिन बता दूं ताकि बहुत सारी क्वेरीज आपकी अवॉइड हो जाए, कि आखिर ये होने कैसे वाला है। चलिए,
बुक्स की क्लैरिटी है मालिक, क्या है? इसके अलावा अब कुछ और बातें जो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। जिन जिन बच्चों ने जीडी और पीडी लिया है, हमारे तरफ से उनको एक एक्सटेंडेड बेनिफिट है, वो रोज लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं इसी टाइम पे, मतलब 6:30 से वो लोग लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। आप अगर पुणे में या पुणे के पास है तो फेस टू फेस आकर के बैठ जाइए, यहाँ पे हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप भी आकर के बैठ जाइए। आप चाहते हैं आप लाइव स्ट्रीम देखें, जीडीपीडी में आपको लाइव स्ट्रीम अवेलेबल है। जब भी कोई लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ये लेक्चर का +1 डे हम लोग क्या करेंगे, इसे हमारे ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देंगे, बराबर है। आप ड्राइव से भी फिर अपने समय के हिसाब से जब चाहें तब देख सकते हैं। पर अगर आप पेन ड्राइव ले रहे हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पेन ड्राइव वालों के लिए बता दूं, अगर आप पेन ड्राइव ले रहे हैं तो हम लोग जो लेक्चर भेजेंगे इनिशियली, क्योंकि ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो इनिशियली लेक्चर हम लोग बेचेंगे 15 से 20 दिन लेक्चर होने के बाद हम लोग एक एक पेन ड्राइव सेंड करेंगे। द मोमेंट एक बार आपकी पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम लोग आपको क्या करेंगे, फाइनल लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे पूरे एक साथ। सो अगर आप मान लीजिए कभी बाद में ये देख रहे हैं तो शायद आपको पूरे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जरूरी चीज, लेक्चर वाइज शेड्यूल, ये मैं आपके ड्राइव पे ही अपलोड करवाऊंगा या आपको पेन ड्राइव में ही दूंगा। ये लेक्चर वाइज शेड्यूल क्या है, मैं जानता हूं आप फाइनल में हैं और कई बार आर्टिकलशिप या टाइम के अनुसार आप लोग ये सोचते हैं कि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैंने लेक्चर तो पूरे ले लिए थे, मैंने पूरा लाइव बैच लिया था, बट अब मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो कौन से लेक्चर में क्या है ये ढूंढने के लिए आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल में दे दूंगा। एक एक्सेल शीट या पीडीएफ रहेगा जिसमें बाकायदा लिखा रहेगा कौन से लेक्चर से कौन से लेक्चर तक के क्या क्या कवर है। इससे आपको बड़ी आसानी होगी कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने में, अगर आपके पास टाइम कम है तो। 6th पॉइंट, सर व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स। ध्यान से सुनिए, ये जो लेक्चर है ये May 24 एज वेल एज June 24 के लिए है। अगर गलती से मान लीजिए आप May 24 या May 24 या June 24 नहीं दे पाते एंड आपको नवंबर देना पड़ता है, डू यू रिक्वायर न्यू बुक? द आंसर इज नो, क्योंकि फाइनेंस एक्ट ही दोनों का सेम है, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला, आपका फाइनेंस एक्ट ही सेम है, तो आपको बुक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, आपको फिर से एक और बार लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ रिविजन लेक्चर्स देख करके काम कर सकते हैं। बट अगर आप नवंबर दिसंबर 23 वाले बच्चे हैं जो बाद में शायद May 24 में कन्वर्ट हो सकते हैं, बराबर है, तो ये लेक्चर तो आपके लिए वैसे ही गुड है। अदरवाइज जो नवंबर 23 या दिसंबर 23 वाला बच्चा है उसको सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर देखना है और अमेंडमेंट लेक्चर देख करके वो अपडेट हो सकता है। हालांकि आप लोगों को बुक्स बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो नवंबर 23 और दिसंबर 23 से May 24 में जा रहा है, इनको बुक्स बदलने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा, क्वेश्चनर बदलने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रोविजंस चेंज हो जाएगी, और शायद चार्ट्स भी बदलना पड़े। यस और नो? अच्छा जी सर। अदरवाइज जितने भी बच्चे हैं May 24 वाले, मैं आप सभी को बता दूं, इफ एनी अमेंडमेंट्स अगर होते हैं, सर कैसे अमेंडमेंट्स होंगे, आपने तो फाइनेंस एक्ट पूरा कवर कर लिया, मैं आपको याद दिला दूं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से भी लॉ बदलता है, हाँ या हाँ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से भी लॉ बदलता है, नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स आते हैं, राइट, अभी हम लेटर पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर के, तो नोटिफिकेशन या सर्कुलर भी आते हैं जिससे लॉ बदलता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। वो अमेंडमेंट्स हम लोग कब कवर करेंगे, मार्च के अंदर में कवर होगा अगर आपका मई का अटेम्प्ट है तो, और सितंबर के अंदर में कवर होगा अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो मिड ऑफ मार्च एंड मिड ऑफ सितंबर के अंदर में आपके पूरे अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर जो इंस्टीट्यूट निकालता है वही हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड नोट्स का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा और यूट्यूब के ऊपर इसका फ्री अपडेट्स अवेलेबल होंगे। यस, अमेंडमेंट लेक्चर एंड ऑल इसके ऊपर फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। चलो जी सर मुझे एक बात बताइए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो देखने वालों के लिए। सर मान लीजिए हम ओल्ड सिलेबस से कहां कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यू सिलेबस के अंदर में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब अब तक हमारा ओल्ड सिलेबस था और मैं न्यू सिलेबस के अंदर में कन्वर्ट हो रहा हूं, तो डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेस में क्या चेंज है? मन में एक सवाल उठना चाहिए भाई साहब कि डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेस में क्या चेंज है। मैं इस सवाल को दो तरीके से कहना चाहूंगा। व्हेन इट कम्स टू CMA फाइनल स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका 98% जो लेक्चर है ये पूरे सेम है, ठीक है, आपको कहीं कोई चेंज नहीं आना एज कंपेयर टू CA फाइनल, आपको कुछ भी चेंज नहीं आना, आपको सिर्फ एक जगह पे जो चेंज है जिसके लेक्चर में मैं आगे आपको बता दूंगा कि यहां ये चेंज है। क्लियर है? व्हेन इट कम्स टू CA फाइनल वाले, क्या बताऊं मैं आपको, डीटी में कोई चेंज नहीं। जी हाँ,
डीटी पहले भी उतना था, आज भी उतना ही है। डीटी के अंदर में कोई चेंज नहीं आने वाला। पहले भी डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स का डिमार्केशन बहुत क्लियर नहीं था, 70 और 30 रखा जाता था। आज भी मोटे मोटे तौर पे वैसा ही है। चैप्टर्स भी मोटे मोटे तौर पे वही रखे जाएंगे, चैप्टर्स भी मोटे मोटे तौर पे वही रखे जाएंगे। टैक्स में अगर कुछ चेंज होता है तो वो फाइनेंस एक्ट ही करता है, जनरली इंस्टीट्यूट इसमें चेंज करता नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने जो ड्राफ्ट निकाला था उसको देख करके तो बहुत क्लियर है कि इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इंटर पे टैक्स का मॉड्यूल चेंज किया, एक सब्जेक्ट भी कम नहीं किया, 60 मार्क्स से 50 मार्क कर दिया। और एक बहुत बड़ा चेंज किया, पता हो कौन सा? पहले मॉड्यूल जो होता था ना वो पिंक कलर का होता था, अब उनने जामुनी कलर कर दिया। ये इतना बड़ा चेंज है, आई डोंट नो बच्चा कैसे डाइजेस्ट करेगा, बट उन्हें ये किया है। बहुत बड़ा चेंज था। मतलब पहले पिंक कलर में पढ़ना पड़ता था, अब जामुनी कलर में पढ़ना पड़ेगा। कितने आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा उसके, बहुत। तो कुछ भी चेंज नहीं है, पहले भी जो आप जो पढ़ते थे वही पढ़ोगे आप। तो एज सच आप ओल्ड सिलेबस से न्यू में कन्वर्ट होके आए हो। ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर मन में एक और सवाल आ रहा है, सर ये बताओ नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे? ये सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पिछले बार तक के जो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स का लेक्चर था, ये लगभग 220 आवर्स लेता था इन टोटल। लेकिन इस बार हमने इसको क्रैश किया है और हम इसको अप्रोक्सीमेटली 190 to 200 आवर्स के अंदर में सेट कर देंगे। सर तो आपने कहां कम कर दिया? सर कम कहां किया मैं आपको बता दूं। अननेसेसरी पार्ट जितने भी थे इसको शॉर्ट करके कंसाइज करके आपके नोट्स के अंदर में डाला है। आपको स्पेसिफिकली बता भी दूंगा, अननेसेसरी पार्ट जो बिल्कुल काम का नहीं है उसको हटा दिया। फिर कुछ जगह पे कुछ बहुत सारे केसेस थे जिसके फाइनेंस एक्ट अपडेट होने के कारण वो सारे ओल्ड केसेस निकाल दिए, जिससे आपके टाइम सेव हो रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस थे जो ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि अब ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं। जैसे मैं जो क्वेश्चंस कवर करता हूँ वो 1992 से कवर करता हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे को लगता है फेड ऑफ टाइम के साथ इनका पूछा जाना अब बहुत मुश्किल है, तो वो सब कम कर दिए, जिसका टाइम सेव हो चुका है प्रॉपरली। नाइन्थ क्वेश्चन, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारा बच्चा पूछता है लेक्चर बाय करने से पहले। देखिए रेगुलर के अंदर में हर चीज इन डेप्थ के अंदर में कवर होती है, राइट? इन डेप्थ कवर होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, एफआर एसएफएम तो पहले ले लेता, अब तक जो चलता था एफआर एसएफएम पहले ले लेता था, उसके बाद बीच में गैप आ गया, ऑडिट समहाउ फास्ट ट्रैक से मैनेज कर लिया, ग्रुप 1 दे दिया, फिर आता था वो ग्रुप 2 में। जब तक ग्रुप 2 में आता था उसके ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती थी, एज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, और एंड में आकर के वो डीटी एंड आईडीटी के साथ इस तरह से इंजस्टिस करता था कि उसको फास्ट ट्रैक ही लेना पड़ता था, क्योंकि कॉस्टिंग वो रेगुलर में कर देता था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? आप लोगों के साथ भी यही हुआ? आपने यहाँ गड़बड़ करी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स की। आप पेपर उठा के देखिए सर, मैं तो बोलता हूं क्लास लगाने से पहले ना पेपर उठा के देखो, तुमको समझ में आएगा कि कैलकुलेशंस इतने सारे पूछे जाते हैं, और ये बच्चा फास्ट ट्रैक देख करके जाता है तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की तो उसके फेल होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, 99 भी नहीं। तो अपने को रेगुलर यहां मदद करेगा कि एक एक क्वेश्चन उसके एक एक प्रोविजन और एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन कवर करने में मदद करेगा। व्हेन इट कम्स टू फास्ट ट्रैक, मेरा फास्ट ट्रैक भी है, 40 लेक्चर 3 घंटा 120 घंटे के अंदर में कवर हो जाएगा। यस, वो आएगा लगभग नवंबर के अंदर में रिलीज हो जाएगा, 120 घंटे में कवर कर देंगे। लेकिन वहां पे क्या होता है पता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। प्रोविजंस में कहीं कमी नहीं होती क्योंकि वो 100% पढ़ाने होते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में रिडक्शन हो जाता है और आपके ऊपर फिर जिम्मेदारी आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो आपसे होता नहीं। एंड दैट्स व्हाई रेगुलर इज मोर प्रिफर्ड इफ यू हैव टाइम। एंड अगर May 24 नवंबर 24 अटेम्प्ट है, तब तो ये कभी भी बेटर है कि तुम क्या कर लो, पहले ही क्लास लगा लो और उसको आराम से देखते रहो, प्लस आपको साथ साथ में प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। आप कभी सोच करके देखिएगा, इंटर में भी आपने किया है, फाइनल में भी किया होगा, फास्ट ट्रैक के साथ आप कभी पढ़ते बैठते हो क्या अलग से? एंड आंसर इज नो। ये रेगुलर के साथ नहीं होता। रेगुलर आप दोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रोज आधा घंटे जाकर के रिवाइज करना है, जितना मैं लिखा दूंगा उतना, काम खत्म। प्लस साथ साथ में आपके सेल्फ नोट्स बनवा के दे दूंगा। अगर आपने इंटर में मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ा है, यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारे को पूरे नोट्स तुम्हारे ही रेगुलर अपडेटेड रहेंगे और तुमको उससे ही करना है और कुछ नहीं करना। इज दैट डन? सो
इफ यू हैव टाइम डू फॉर रेगुलर अराउंड 200 आवर्स का होगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग्स इसके अंदर में कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री कवर होगी, एनालिसिस कवर होगा, जजमेंट्स कवर होंगे। जबकि फास्ट ट्रैक जो होता है ये प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही होता है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से दिया जाता है। ये अराउंड 120 आवर्स का होता है और इसमें भी प्रॉब्लम कवर होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हर एस्पेक्ट्स कवर नहीं करता। और जिस हिसाब से फाइनल लेवल के पेपर्स आ रहे हैं ना भाई, ये लिटरली आपका बेसिक्स चेक कर रहे हैं, लिटरली आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, जो ऑनेस्टली फास्ट ट्रैक और सिर्फ यूट्यूब रिविजन से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये मैंने क्यों बताया, पूछिए क्यों बताया, पूछो ना क्यों। नंबर ऑफ टॉप चैप्टर्स बताइए आपके हिसाब से, एक एस्टिमेट नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स मिला के, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स मिला के आपके हिसाब से कितने चैप्टर्स है? लगभग एक एस्टिमेट बनाओ। 30। बोल एस्टिमेट कर रहे हैं ऐसे 60 चैप्टर्स की लेक्चर्स। हाँ, लेक्चर्स तो अराउंड लगभग आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स भी मैं आपको बता दूं, पॉइंट निकला है तो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होंगे ये लगभग आपके क्या होंगे, 60 to 65 लेक्चर्स। तो 60 to 65 लेक्चर्स के अंदर में हम इसको पूरा कवर कर देंगे रफली। हर एक लेक्चर 3 से सवा 3 घंटे का ईच रहेगा, बराबर। सो रफली 60 to 65 लेक्चर के अंदर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। नंबर ऑफ चैप्टर्स बताओ। हाँ 30, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल 1 के अंदर में अकेले सिर्फ 22 चैप्टर है, जिसमें कैपिटल गेन नहीं आता, IFOS नहीं आता, HP नहीं आता। चलो थोड़ा और ऊपर जाओ, हाँ थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा सा और अपग्रेड करो। हाँ सर 48 चैप्टर्स है। सर मैंने AS और इंड AS पकड़ने नहीं बोला, नहीं वो अलग है, ये अलग चैप्टर है। 48 चैप्टर्स बनते हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊं 17 चैप्टर जो तुमने इंटर में पढ़ा था वो एज इट इज उठा लो, मतलब बेसिक से लेकर के रिटर्न ऑफ इनकम तक के, ये तो तुम वैसे ही उठा लो, बराबर। इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड 9 चैप्टर्स, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी से रिलेटेड करीब 14 चैप्टर्स, बराबर है। इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड करीब 9 चैप्टर्स, बराबर। एंड अदर अल्टरनेट टैक्सेशन, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस, उनसे रिलेटेड चैप्टर्स अलग। लगभग 48 चैप्टर्स बनते हैं, राइट, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर सिर्फ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स में इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल ही 4 आते हैं, डीटी में ही 4 मॉड्यूल आते हैं, और ये 4 मॉड्यूल के अंदर में डिवाइडेड है। समझ में आ रही बात? चलिए जी, अब बढ़ते हैं और कुछ आगे। कोई और सवाल जो आपके मन में है, या कोई और पॉइंट जो होना चाहिए, या लगभग मैंने सारी पॉइंट क्लियर कर दिए, राइट। तो चलिए, अगर हमने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए तो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको बता दूं, ये देखो, अकेले मॉड्यूल 1 के इंडेक्स के अंदर में तुम्हारे 23 चैप्टर्स आ रहे हैं। अकेले मॉड्यूल 1 23 चैप्टर्स कवर किए हुए हैं आपको। आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं, एक बार मैं उससे भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये जो आपके नोट्स हैं, ये टोटली 4 कलर के अंदर में बने हुए हैं। जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन एंड फ्लो चार्ट की जरूरत है वो वहाँ पे लिया हुआ है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें आपके लेक्चर के अंदर में होगी जो आपके प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि मुझे पता है तुमने अब तक की किन जगहों पे काम किया है। मैं तुमको बताता, रिटर्न फाइलिंग तुमको थोड़ा थोड़ा आता है, यस, उसमें भी हर एंटिटी का नहीं, बिजनेस वालों का अच्छे से आता है। TDS क्योंकि तुम्हारे डे टू डे लाइफ के अंदर में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, राइट। इसके अलावा कौन सा चैप्टर है जो तुम्हारे काम आ रहा है? PGBP हो गया, TDS हो गया, इसके अलावा खत्म। मैक्सिमम 2 डिडक्शंस पकड़ लो, उसमें भी तुम तो ले दे के 4 का ही काम करते हो। 80C करते हो, 80D करते हो, 80G करते हो, और अगर उसका टैक्स प्लानिंग होगा तो QQB, QQC, खत्म, बराबर। एडवांस टैक्स 4था चैप्टर, और कुछ इतने में खत्म। इंटरेस्ट खैर वो टैक्स बेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, इसलिए तुम उतना भी एफर्ट नहीं लगाते। 5 चैप्टर, तुम्हें एफर्ट पता है कहाँ लगाने हैं? बचे हुए 43 में क्योंकि उसका लॉजिकली तुमको कुछ नहीं मालूम,
लॉजिकली कुछ याद आ रहा है? सैलरी में परक्विजिट्स नाम की कुछ चीज हुआ करती थी। पहले तुमको थोड़ा सा डरा दूं, कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन नाम की कुछ चीज हुआ करते थे, यस IFOS में गिफ्ट्स नाम के कुछ प्रोविजंस हुआ करते थे। तुमने जो पढ़ा था ना, ये आज इससे बिल्कुल अलग है, मतलब पूरा अलग। इसमें कोविड-19 से टाइम पे रिलेटेड आए हुए गिफ्ट्स कवर कर लिए गए हैं। कैपिटल गेन के अंदर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स कैलकुलेशन के बदल गए, जिसमें यूलिप टैक्सेशन आ चुका है। तुम्हारे केस में ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड टैक्सेशन ऐड हो चुका है, मतलब ऑनलाइन जो जंगली रमी पे आओ ना महाराज, हाँ वो वाले चीजें ऑलरेडी इसके अंदर में अब ऐड हो चुकी है। रमी सर्कल वाली चीजें अब इसमें ऐड हो चुकी है। वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन, दैट इज बिटकॉइन, रिपल, इथेरम से रिलेटेड टैक्सेशन इसके अंदर में क्या हो चुके हैं? ऐड हो चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई है और आपको अब इससे क्या करना पड़ेगा? सरकार कैरी आउट करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट कि क्या क्या है। लेट मी स्टार्ट विद सम ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स रिलेटेड कितनी वेबसाइट्स हैं? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चालू कर रहा हूं, थियोरेटिकल से नहीं चालू कर रहा हूं, और उससे तुमको ये सब कनेक्ट कर दूंगा। बताइए, इनकम टैक्स विच इज नाउ इन न्यू सिलेबस पेपर नंबर 4, ये आपका इनकम टैक्स जो है ये पेपर नंबर 4 रहेगा आपका। 100 मार्क्स। अब तक क्लियर डिवीजन आना है, क्योंकि मॉड्यूल आपके क्लियर अभी तक इशू नहीं हुए हैं, तो क्लियर डिवीजन इंटरनेशनल टैक्स का अब तक पता नहीं है, पर दोनों मिला के 100, मोस्टली 70-30 आना चाहिए। बताइए कितने मार्क्स को है? 100। अब मुझे बताइए कि सर कितनी वेबसाइट है इनकम टैक्स से रिलेटेड? एक तो वो ई फाइलिंग जो तुमको 100% पता है, और ट्रेसेस से रिलेटेड वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट। अंडरस्टैंड। अगर हम मेन वेबसाइट की बात करें तो इनकम टैक्स india.gov.in, ये है मेन वेबसाइट जिसपे CBDT से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स मिलते हैं। मैं पहले तुम्हें बहुत सारी चीजें बता रहा हूं और एक एक पॉइंट फिर डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है? पहला है incometaxindia.gov.in। incometaxindia.gov.in, ये है मेन वेबसाइट जो CBDT का सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर ला करके रखा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अंदर में। ये इनकम टैक्स का मेन वेबसाइट्स है। अगर आप देखेंगे CBDT से रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप कोई प्रोविजन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, एक्ट यहाँ पे दिया है, रूल्स यहाँ पे दिए हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, बजट्स सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड ट्रिटीज, विथ होल्डिंग ऑफ टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स यहाँ दिए हुए। जैसे आगे चल के हम बात करेंगे DTAA, दो कंट्रीज के बीच में, जैसे एक जगह पे आता है मॉरिशस, इंडिया, DTAA, तो वो आपको यहाँ आकर के ढूंढना है, ठीक है? आप सभी को पता होगा आपका एक सेल्फ पेस मॉड्यूल भी आ चुका है। सेल्फ पेस मॉड्यूल में इंटरनेशनल टैक्स जो है ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, उससे रिलेटेड जितना कंटेंट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि एज इट इज यहीं से उठा करके तुम्हारे मॉड्यूल में डाला जाएगा। पिछले बार भी यही किया था, इस बार भी यही करेंगे, ठीक है? इसके अलावा टैक्स के कुछ टूल्स डाल रखे हैं यहाँ पे, जैसे एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे टूल्स आपको यहाँ दिए हुए। टैक्स ट्यूटोरियल्स यहाँ पे कुछ दिए हुए, कर खैर वो अदर काम के नहीं है। तो अगर आप देखें, जैसे अगर आपको कोई एक्ट पढ़ना है, राइट, आपने एक्ट ओपन कर देना है, एक लिस्ट ऑफ एक्ट आ जाएंगे जो इनकम टैक्स या उसके साथ गवर्न किए जाते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारे एक्ट हैं। मैं सिर्फ आपको आज पहली चीज़ ढूंढना सिखा रहा हूँ कि कोई भी सेक्शन को ढूंढते कैसे हैं, राइट? इसमें लेट से आप इनकम टैक्स के अंदर में चले गए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनकम टैक्स के अंदर में चले गए, जैसे ही आप इनकम टैक्स के अंदर में जाएंगे सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एक एक सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोई स्पेसिफिक सेक्शन आपको सर्च करना है, यहाँ पे सेक्शन नंबर डालिए, और अगर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली फाइनेंस एक्ट 2023 से अपडेटेड है। समझ में आ रही है बात? तो आपको सेक्शन में भी कहीं अमेंडमेंट हुआ है तो वो बहुत क्लियर कट यहाँ पे पता चल जाएगा। नीचे आओ, सर्च कॉलम में डालो, सारा का सारा चैप्टर पूरा एज इट इज आपके सामने रहेगा। यस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज हम लोग सेक्शन नंबर 2 ओपन करते हैं। मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि देख मेरे को ये 100% पता है कि तू CA फाइनल में है, CMA फाइनल के अंदर में है। जब तू कहाँ जाएगा बेटा, तेरे रियल लाइफ के अंदर में जाएगा, इस एग्जामिनेशन को क्रॉस करके, हर बार तू कोई क्लास नहीं लगाएगा ये समझने के लिए कि सर ये अमेंडमेंट है कहाँ ढूंढूं, यहीं से प्रिपेयर होकर के जा। ये देख, अगर तुम देखोगे इस तरीके से आपको डेफिनेशंस एंड ऑल दी होती है।
सारी डेफिनेशंस कहाँ कवर हो रही है, सेक्शन 2 के अंदर में कवर हो रही है। यहाँ पे सब कुछ आपको एज इट इज़ दिया हुआ होगा, बराबर है। कहीं पे अगर अमेंडमेंट होता है तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कब अमेंड हुआ है, क्या हुआ है। जैसे अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ वो पूरा दिख नहीं रहा है आई गेस, नीचे देखोगे यहाँ कमिश्नर अपील्स नाम का वर्ड ऐड हुआ है 1/4/2023 से। जो मैंने आपसे कहा ना, अमेंडमेंट तो हुआ है लेकिन सिर्फ कई जगह पे क्या ऐड हुआ है, कमिश्नर अपील्स वर्ड ऐड हुआ है। तो विजय को कैसे पता चला, आपके मन में सवाल उठना चाहिए, भाई विजय को कैसे पता चल रहा है। विजय को पता इस तरह से चल रहा है क्योंकि विजय ने आकर के वेबसाइट देख ली, विजय ने आकर के वेबसाइट के एक्ट के बेसिस पे ही क्या बना लिए, नोट्स बना लिए। एंड सभी टैक्स टीचर्स इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो जिंदगी में याद रखना, आपको जब भी कुछ ढूंढना है कि अमेंडमेंट हुआ है तो आप यहां आकर के देख सकते हैं। पर यहां भी तो कहीं से इंक्लूड हुआ होगा, आपके मन में सवाल आएगा ना, यहां भी तो कहीं से इंक्लूड हुआ होगा। वो कहां से इंक्लूड हुआ होगा, बजट। वो कहां से इंक्लूड हुआ होगा, बजट। दूसरी वेबसाइट जो इधर से कनेक्टेड है, दूसरी वेबसाइट जो इधर से कनेक्टेड है, ये वेबसाइट है indiabudget.gov.in। 1 फरवरी को हर साल क्या आएगा, बजट आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 फरवरी को हर साल बजट आएगा। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चल जाता हूं। पहले बजट जो आता था ये 28 फरवरी को आता था, दैट इज 28 ऑफ फेब। देन लेटर ऑन ये कॉलोनियल रूल चेंज किया गया एंड द बजट स्टार्टेड टू बी प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। बोथ रेलवे बजट एंड फाइनेंस बजट आर प्रेजेंटेड ऑन द सेम डेट। अब तक का लॉन्गेस्ट बजट स्पीच निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच निर्मला सीतारमन जी ने दिया हुआ है, यस और नो। और ये बजट की जो प्रथा है ये कुछ मोदी सरकार ने चेंज कर दी। पहले जो बजट आता था इसको ब्रीफ केस में लाया जाता था, मोदी सरकार ने इसे बही खाते जैसे लाना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ हाइलाइट्स है जो आपको 1 तारीख को देखने को मिलती है, 1 फरवरी को देखने को मिलती है। बजट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन एवरी स्टेट एज वेल एज शेयर मार्केट। 1 फरवरी के दिन बजट डिसाइड करता है कि शेयर मार्केट का नया रुख क्या होगा। और इस बार का बजट इतना मोटिवेटिंग था कि जो मार्केट हम 18,000 पे खेल रहे थे, आज हमने 19,000 के भी लिमिट्स को क्या कर दिया है, क्रॉस। सो बजट हैज गुड इम्पैक्ट ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, फर्म्स एंड अदर पर्सन, बिकॉज टैक्सेशन हर आदमी के इकोनॉमिक्स का भी क्या बनता है, पार्ट बनता है। अब इस वेबसाइट से आपको क्या मिलता है, धीरे धीरे कैसे कैसे अमेंडमेंट ढूंढने हैं मैं आपको ये समझा रहा हूं। सबसे पहले इस वेबसाइट से मिलता क्या है, 1 फरवरी को जब भी बजट आता है, बजट का पूरा डिटेल इस वेबसाइट पे आ जाता है। तो एक ही जगह पे अगर आपको सारे अमेंडमेंट्स ढूंढने हैं कि अमेंडमेंट्स आए कैसे हैं, तो मैं आज आपको अमेंडमेंट्स ढूंढना सिखाता हूं सबसे पहले। एंड बिलीव मी, ये सब आपके लेक्चर का पार्ट है। फास्ट ट्रैक में ये सब कुछ नहीं होता, फास्ट ट्रैक में सीधा आते ही पहले सेक्शन चालू हो जाता है। बट डीप में पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना पड़ता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ढूंढते कैसे अमेंडमेंट। लेट्स से 1 फरवरी है और बजट आया। बजट आने के बाद वो यहाँ आता है और यहाँ पे देखिए बजट एट अ ग्लांस आता है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आती है, डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा स्पीच आपको यहाँ पे कवर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे आपको यहाँ पे कवर किया जाता है एंड यहाँ पे एक एक डिटेल आपको पूरी की पूरी दी गई है। अब आइए यहाँ आते हैं फाइनेंस बिल पे। आपका जो बजट है टेक्निकली इट इज़ अ फाइनेंस बिल, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ अ फाइनेंस बिल विच इज़ प्रेजेंटेड। ये जो फाइनेंस बिल होता है, ये फाइनेंस बिल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना। फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आए, पर क्या ये एज इट इज फाइनेंस एक्ट बन जाता है? वेल द आंसर इज नो। This finance bill is first presented in parliament. Then there is a debate of the opposition party why this provision has been inserted, why this amount has been allocated to this sector, this amount needs to be allocated to this particular sector, why this provision has been introduced. Each and every debate is taken place. After the debate is over and looking to the market situation, the law gets updated after presidential assent. एक बार दोनों पार्टी का एसेंट मिल जाता है, उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट बनता है। तो पहले ये बिल होता है, बिल को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिलता है, फिर जाके वो एक्ट बनता है। अब ये है फाइनेंस बिल। आप फाइनेंस बिल में जाके देखोगे कैसे ढूंढते हैं कि कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट आया है। देखिए लिस्ट दी हुई है बाकायदा, कौन कौन से सेक्शन के अंदर में अमेंडमेंट आया है। अगर आप देखेंगे बाकायदा लिस्ट दी होती है कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट आया है। फिर यहां से उठ करके जब वो फाइनेंस एक्ट का पार्ट बन जाती है, तब जाके आपको वो इनकम टैक्स india.gov.in वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर में दिखती है। समझ में आ रही है बात?
अब मैं चाहता हूं आप रजिस्टर में जाएं और कुछ पार्ट लिखें, कुछ पार्ट लिखें। रजिस्टर लाया होगा आपने, ठीक है। सबसे पहले गिव द हेडिंग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, गिव द हेडिंग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। पहला हाउ amendments are brought, how amendments are brought, बताइए amendments कहां से लेके आते हैं? बजट। चलिए अब आई है तो डीप डाइव थोड़ा सा और कर ले। सबसे पहले क्या आता है? बजट आता है। चलो जल्दी से बताओ, बजट कितने तारीख को आता है? 1 Feb एवरी ईयर, बराबर है। लेकिन क्या एक ही तरीके का बजट होता है? द आंसर इज नो। बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल बजट, एक होता है इंटरिम बजट। अगले साल 2024 में आप इंटरिम बजट देखोगे। जिस साल इलेक्शन आता है उस साल एक बजट नहीं आते, उस साल दो बजट आते। फर्स्ट बजट is generally declared on 1st February as it is. After the elections, there will be new government and new government will initiate his own budget. तो एक होता है इंटरिम बजट जिसका पीरियड होता है फरवरी से लेकर के कहां तक के? जून तक के। और नई सरकार नया बजट बनाएगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर सेम रह सकता है, डिफरेंट रह सकता है, गवर्नमेंट सेम रह सकती है, डिफरेंट रह सकती है। तो 2019 में ये हुआ था, 2024 में अगेन ये होगा इलेक्शन ईयर्स के अंदर में, राइट। तो बजट के दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप? जल्दी बताओ। एक होता है फाइनल बजट और दूसरा होता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, उन सवालों को पहले क्लियर कर दूं। पॉइंट नंबर 1, सर ये इंटरिम बजट और फाइनल बजट, क्या ये दोनों बजट एक ही साथ एप्लीकेबल होते हैं? वेल द आंसर इज यस। इंटरिम बजट 1 फरवरी टू जून एंड फाइनल बजट जुलाई से लेकर के आगे के पीरियड के लिए होता है। जनरली इंटरिम बजट जो डिक्लेयर किया जाता है उसी को अडॉप्ट करके फाइनल बजट में कुछ स्ट्रक्चरल एंड कस्टमाइज चेंजेस करके रख दिया जाता है। सर बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? ऑफिस में तुमने 3-4 आर्टिकल चिप किए ना। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आता है? अपना फंडा आज भी वही है बेटा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आता है? फाइनेंस एक्ट? यस और नो? फाइनेंस एक्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है ना। घर पे जाना, बोलना मां मेरी शादी करा दो, अब मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं है। आपको पता है टेक महिंद्रा, उसके बाद में केपीएमजी, उसके बाद में ईवाई, उसके बाद में आपका ये एशियन पेंट्स, चालू के जो प्री टेस्ट होते हैं ना, प्री ज्वाइनिंग टेस्ट, उसमें ये सवाल आ चुका है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो मैक्सिमम स्टूडेंट हैज गिवन अ रॉन्ग आंसर। फाइनेंस एक्ट, बजट इज प्रिपेयर्ड as per fiscal responsibility and budget management act 2003, जिसको हम शॉर्ट में FRBM एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? FRBM एक्ट भी कहते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। यस अच्छा जी सर, अब मैंने ऐसा क्यों कहा? अंडरस्टैंड, बजट brings up the finance bill, it is not a part of finance act yet। याद आ रहा है? क्योंकि बिल का डिस्कशन होगा, अप्रूवल मिलेगा, तब वो किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंस एक्ट। यस, सो बिल वंस अप्रूव्ड बिकेम द पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट, तब तक के वो फाइनेंस एक्ट का पार्ट नहीं बनता। अच्छा जी सर, मुझे एक बात बताइए, हु प्रेजेंट द बजट्स? बजट इज प्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी और द फाइनेंस मिनिस्टर? ऑब्वियसली द फाइनेंस मिनिस्टर। यस और नो? ओके,
बजट का इंप्लीमेंटेशन कब से होता है? बजट का इंप्लीमेंटेशन कब से होता है? नेक्स्ट ईयर से। तो टेक्निकली कैसे? जैसे मान लीजिए फाइनेंस एक्ट 2023 आया होगा, ये आया होगा लेट्स से 1 फरवरी 2023, करेक्ट? तो इसका इंप्लीमेंटेशन कब से होगा? 23 और 24? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, द होल इनकम टैक्स इज रिटर्न इन असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। 23 से एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। जैसे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आपके ऑफिस से रिलेटेड जिसमें आपने काम किया है। सो 1 फरवरी 2023 द टीडीएस रेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो लगभग तुमको याद रहता है, द टीडीएस रेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1%, हैज बीन चेंज टू 5%. From when I have to deduct 5%? I have to deduct 5% from the 1st February 2023. I have to deduct 5% from 1st April 2023. I have to deduct 5% from 1st November 2023, or none of the above. वैसे मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? 30% MCQ मैंडेटरी, and now you need to prepare as per the MCQ as well. 1st April 2023, that's an absolute correct answer. ध्यान से सुनिए, इसका इंप्लीमेंटेशन कब से हो जाता है? ये इंप्लीमेंट हो जाता है, ध्यान से सुनना, ये इंप्लीमेंट हो जाता है 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये आपका प्रीवियस ईयर होता है, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये आपका प्रीवियस ईयर होता है। यू पे द टैक्सेस इन असेसमेंट ईयर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू पे द टैक्सेस इन असेसमेंट ईयर। तो जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है वो आप अभी से कर देते हो। एडवांस टैक्स या कंप्लायंसेस के कुछ चेंजेस होते हैं, आप अभी से कर देते हो। इसका जो इंपैक्ट है वो रिटर्न के साथ आपको देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो प्रीवियस ईयर, और आपके लिए असेसमेंट ईयर क्या बनेगा बोलो जल्दी से? 24-25। सो ध्यान से सुनिएगा, आप सभी चैप्टर्स के लिए आपका प्रीवियस ईयर होगा 23-24, और सभी चैप्टर्स के लिए आपका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। अगर आप नवंबर 23 या दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट हैं जो यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लीज याद रखिए अब आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज हो गया। तो हर चैप्टर के लिए दिमाग में फिक्स रख लेना, आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, बी इट नवंबर 24 अटेम्प्ट और मई 24 अटेम्प्ट। समझ में आ रही है बात आपको? तो बजट का इंप्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया जाता है, बिकॉज यू पे द टैक्सेस इन असेसमेंट ईयर विच इज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, राइट? वी से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इज इन असेसमेंट ईयर। समझ में आ रही बात? तो होल इनकम टैक्स इज रिटर्न इन असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। चलिए, बजट वंस अप्रूव्ड became the part of, बोलो बेटा, फाइनेंस एक्ट। अब ये देखने के लिए आपको जाना है incometaxindia.gov.in, ये देखने के लिए जाना है incometaxindia.gov.in। बजट के लिए indiabudget.nic.in। मोस्ट प्रैक्टिकल क्लास जहां पे आपको मैं क्लियर ओपन करके बता रहा हूं ये हो क्या रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं जो आपसे कह रहा था कौन कौन सी वेबसाइट है, आपको 2 वेबसाइट पता चल गई। बजट कहां से ढूंढना है? इंडिया बजट से। इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर, एक्ट, नोटिफिकेशन, ये सब कहां से ढूंढना है? इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट से। वेल, सिर्फ ये 2 वेबसाइट नहीं है, इसके अलावा एक और वेबसाइट है, फॉर द पर्पज ऑफ TDS TCS, the website is traces. For the purpose of TDS and TCS, the website is traces. Traces का full form है TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System. TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System. डोंट वरी, ये आपको पूछने नहीं वाला, पर TDS TCS से रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस जो आपके होने हैं वो इधर से होने हैं। समझ में आ रही बात? वैसे ई फाइलिंग भी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर लेके आएगा,
सो जितनी भी फाइलिंग रिलेटेड वेबसाइट्स है, एक तो TDS TCS से रिलेटेड ट्रेसेस है, और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी ई फाइलिंग, इनकम टैक्स .gov.in। तो ये आपकी 4 वेबसाइट्स, एक तो incometaxindia.gov.in, बजट के लिए बजट्स वाली, जितनी फाइलिंग वाले पार्ट है, तो एक ट्रेसेस हो गई, एक ई फाइलिंग हो गई, ये 2 हो गए। इसके अलावा एक और है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती है। जब हम सर्च एंड सीजर में रहेंगे, रेड जैसे चैप्टर में रहेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि भैया AIRs लगती है, जिसको हम कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। कुछ लोगों को फोर्टनाइटली, जैसे बैंक हो गया, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पैन के अगेंस्ट में उनको ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसको आज के तारीख में कहा जाता है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। पहले इसको, या ऑफिस में आज भी इसको आप AIRs कहते हैं, राइट, पर इसका नाम अब चेंज हो चुका है, अब इसका नाम SFT हो चुका है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो चुका है। क्लियर है? अच्छा जी मालिक, आ जाओ। ये हुआ आपका बजट से रिलेटेड। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। बजट कब आएगा? 1 फरवरी को आएगा। 2 तरह के बजट होते हैं, फाइनल बजट, इंटरिम बजट। यस, इट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन रिटर्न भरते वक्त आपको असेसमेंट ईयर में पता चलता है। एक बार ये बजट आपका अप्रूव हो गया तो आप इसे फाइनेंस एक्ट का पार्ट बनाते हैं एंड बाद में अकॉर्डिंगली फाइलिंग्स करते हैं 2 वेबसाइट्स को लेकर के। यस, देख लीजिए आपके नोट्स के अंदर में भी हमने ये कवर किया हुआ है। 2 तरीके के बजट, एक फाइनल बजट, दूसरा इंटरिम बजट। फाइनल बजट एवरी ईयर, और ये सिर्फ इन द ईयर ऑफ इलेक्शन आता है। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट? बोलो जल्दी से। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमेंडमेंट होते हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट उसी रात से लागू हो जाते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यस, तो देखिए 1 फरवरी को जैसे ये बजट आएगा, बजट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा इंप्लीमेंट होने के लिए। इस तरीके से पिक्टोरियल तरीके से आपको सारी चीज बताई हुई है, बराबर है। इसके बाद क्या होगा? 31 मार्च को आपका ईयर एंड होगा। जितनी इनकम आपने यहाँ पे अर्न करी है उस पर आप टैक्स कहाँ दोगे? असेसमेंट ईयर में कंप्लीट कर दोगे। इज इट डन? चलिए आगे आते हैं, कुछ और बातें। सर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सेक्शंस होते हैं, कहाँ से ढूंढना है? इनकम टैक्स की वेबसाइट से। नोटिफिकेशन होते हैं, सर्कुलर होते हैं, प्रोविजो होता है और रूल्स होते हैं। ये सब मेन कंपोनेंट है इनकम टैक्स के। अज्यूमिंग कि तुमको इनकम टैक्स में कुछ नहीं आता, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सबसे पहले सेक्शंस क्या होता है? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेक्शन वर्ड ही पूरे इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है, बट इट इज अ डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो एक्ट को क्या किया गया है? सिस्टमैटिक मैनर्स में डिवाइड किया गया है। चलिए इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी एक्ट उठाया ऑफिस में? कभी इनकम टैक्स एक्ट उठाया? वो एक जो मोटी सी बुक होती है सिंगल कलर वाली, उसको कभी उठाया, खोल के देखा है? नहीं सर, बस उठा करके मतलब बॉस को जरूर दिया है, वो देखते बैठता था। मतलब इमेजिन करो गलती से तुम पास हो भी गए, मैं गलती से जानबूझ के बोल रहा हूं, अज्यूमिंग कि तुमको कुछ नहीं आ रहा, तुम पास हो भी गए, कैसे खोल के देखोगे? मान लो मेरे को ये पता करना है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्लाइंट से कितनी फीस चार्ज करनी है, तो हाउ यू डिसाइड क्लाइंट से कितनी फीस कैसे चार्ज करते? कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना, कि ऐसे शक्ल देख के चंदन एक काम करते, ये थोड़ी सी ठीक दिख रही है, काम करते, इससे क्या पैसे लेना। ये तो आके मेरे को वैसे ही बोलेगी मैं तो आपके डेली कस्टमर हूं ना भाया। क्या लगता है कैसे 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 तुमको पता करते कि किस क्लाइंट से कितनी फीस लेना है? हाँ, कॉम्प्लिकेशंस को देख करके पता करते हैं। ओके ठीक है, गुड। हाँ, कितने आवर्स हमने स्पेंड किए हैं तो हम आवरली लेबर के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर देते हैं। बराबर। तो जैसे एक पैन कार्ड बनाना है, सर पैन कार्ड तो मतलब फ्री में ही बना देंगे, इसमें क्या दिमाग लगाना है? उसका आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड डालना है, पैन 2 मिनट में रेडी, मतलब इसमें क्या फीस लेना है? तो फ्री में हो जाएगा। 500 रुपए तो सर लिए, 500 रुपए की तो इज्जत है सर। सुनो नालायको,
टेबल ऑफ फीस देखना पड़ता है पहले। टेबल ऑफ फीस पे अपनी मेहनत जोड़ करके फीस बोली जाती है। अब ये टेबल ऑफ फीस क्या है सर? गवर्नमेंट का हर काम फ्री में नहीं होता। गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को सर्विस फीस देनी पड़ती है। तो आप जब भी अपनी फीस बोलते हो ना, सर्विस फीस प्लस आपकी मेहनत, ये टोटल आपकी फीस बनती है। तो कौन से एक्ट के लिए कितनी फीस लगने वाली है, ये टेबल ऑफ फीस में लिखा होता है, जो आपको एक्ट के पीछे मिलती है। तो इसलिए आपको एक्ट पहले समझना जरूरी कि जब आप किसी एक्ट को होल्ड करते हैं तो क्या क्या होता है उसके अंदर में। चलिए कुछ बातें फटाफट बताइए। इज इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? जब हम एक्ट की बात कर ही रहे हैं, इज इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? हाँ या हाँ? आंसर इज यस, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। कभी भी नहीं था, ये एक्सेप्शन में कभी नहीं था। तो एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कितने सेक्शन हैं इनकम टैक्स के अंदर में? सर मतलब जिस हिसाब से बुक होती है 8-10 हजार तो होने ही चाहिए। 8-10 हजार तो सर बनते हैं जिस हिसाब से वो छोटी सी बुक होती है। कितने होंगे लगभग? यस सर, देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स। 298 सेक्शन। एक दिन ना मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि कहने को तो 298 है, वो है ना दिल के जैसा, कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने एक दिन, मैं खुद परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया इस सब्जेक्ट से, और मैंने पलट करके देखा कितने। सर 758 सेक्शन है। सर आप खुद बोल रहे हो 298 नंबर्स में है, 298 है नहीं। क्योंकि ये क्या करते पता है, 80 को सिर्फ 80 लिखते, जबकि 80C, 80D, 80DD, 80E, 80EE, EEB, ये सब इनके 80 में ही काउंट होते हैं। तो ये तुम्हें बना रहे हैं, ठीक है, 298 सेक्शंस। क्या सर पूरे 298 हमें फाइनल में पढ़ने हैं? आंसर इज नो। ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल, मतलब इनमें से बहुत सारे सेक्शंस ओमिटेड है, तो एप्लीकेबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। सर देर आर एनीवन, कितने शेड्यूल है? सर 14 शेड्यूल दिए हुए हैं एक्ट के अंदर में, 14 शेड्यूल है। तो जब आप एक्ट उठाओगे, सबसे पहले आपको पूरे 298 सेक्शंस मिलेंगे। 298 सेक्शंस के पीछे 14 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। शेड्यूल्स के अंदर में आपके फॉर्मेट्स कवर है, शेड्यूल के अंदर में आपके डिटेल्स कवर्ड है, और इसके पीछे आपके एनेक्चर्स दिए हुए हैं, एनेक्चर्स टू एन एक्ट। ये जो एनेक्चर्स टू एन एक्ट है ना, यहां पे आपको मिलता है टेबल ऑफ फीस। मतलब किसी भी चीज के लिए, कोई भी एक्ट के लिए सरकार को फीस कितनी देनी है। अब देखो, पैन कार्ड और आधार कार्ड तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तुमको रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए कितनी फीस देनी है ये कैसे पता चलेगा? मान लो एक क्लाइंट आ गया, भैया मेरे को रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए फीस कितनी देनी है, फीस है भी कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अब समझ में आया? सो यू हैव टू गो टू टेबल ऑफ फीस, और टेबल ऑफ फीस आपको क्या करेगी, वहां तक के लेके जाएगी। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे इसके ऊपर आप अपना जो भी मेहनत, जिसको आप बोल रहे थे लेबर, वो सब जोड़ दीजिए, फिर आप अपना बिल बना करके सामने वाले को दे दीजिए। सो देयर आर 14 शेड्यूल एंड एनेक्चर टू द एक्ट। यस और नो? सो पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, देयर आर 298 सेक्शन, 14 शेड्यूल एंड एनेक्चर्स। ये सारी चीजें अपन ने डाली हुई है। 298 सेक्शन, द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। क्लियर? अच्छा जी सर, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इनकम टैक्स। आखिर इनकम टैक्स की कुछ हिस्ट्री भी तो रही होगी। मतलब ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसकी कुछ हिस्ट्री भी रही होगी। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स में। शुरुआत में अर्थशास्त्र जिनको लिखा था किसने? चाणक्य जी ने। पर उन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहते। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, हम उन्हें नहीं कहते, एडम स्मिथ को कहते हैं। रीजन, इन्होंने सिर्फ एक किंगडम का क्या किया था, इकोनॉमिक्स या टैक्सेशन हैंडल किया था। तो इस टैक्सेशन की शुरुआत होती है चाणक्य जी से ही। चाणक्य जी आते हैं राजा के पास, बोलते हैं कि हे राजा, हम कर वसूली करेंगे। टैक्स को कर कहा जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर। तो राजा हम कर वसूलेंगे। राजा कहते हैं कर क्या होता है, मतलब क्या किया जाता है और क्यों हम कलेक्ट करेंगे, हमारा काम हम क्यों बढ़ा के लेंगे? उन्होंने कहा जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन, जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड गिव इट बैक एज रेन, ठीक उसी तरीके से हम भी टैक्स कलेक्ट करेंगे और इस टैक्स से कलेक्ट हुए पैसे को हम उन्हीं के लिए यूज करेंगे। अब जैसे
उनके लिए यूज करना मतलब कहाँ, टैक्सेस से जो आने वाले रेवेन्यू है वो कहाँ यूज होते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। टैक्सेस से जो आने वाले रेवेन्यू है ये कहाँ यूज किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो टैक्स के मामले में हम 3 चीज कवर करते हैं, टैक्स, सरचार्ज एंड HEC। ये मिला के हमारा फाइनल टैक्स बनता है, डोंट यू थिंक सो? यस और नो, ये 3 चीज मिला के अपना फाइनल टैक्स बनता है। HEC जो है इसे आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। HEC जो है इसको आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आज से नहीं सर, कई सालों से वसूल किया जा रहा है। जब मोदी जी आए थे 2014 के अंदर में, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट सुनना। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने बोला एजुकेशन के अलावा हेल्थ भी अब भारत की पहली प्रायोरिटी है, और उन्होंने HEC, आपको याद होगा शायद आप जब इंटर में होंगे तो ये EC के नाम से आता था, एजुकेशन सेस, उसके बाद में इसे रीनेम करके HEC कर दिया गया, ठीक है। आज ये HEC जो है ये टैक्स के साथ साथ क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एज अ मैंडेटरी पार्ट, मैंडेटरी टैक्स है मतलब HEC है। अच्छा सर, रिसेंटली हम कोविड-19 से उभरे, कोविड-20 से उभरे। आपने एक चीज देखी, भारत सरकार ने जो बूस्टर शॉट्स लगाए या जो पहला इंजेक्शन दिया, ये करोड़ों लोगों को फ्री में बांटा। कभी सोचा इसके लिए पैसा आया कहां से होगा? इतने सालों से जो हेल्थ एंड एजुकेशन से कलेक्ट किया जा रहा है ये उससे निकाल रहे हैं। भारत सरकार की एक और स्कीम है मिड डे मील स्कीम, सुकन्या समृद्धि, सॉरी नॉट सुकन्या समृद्धि, आई स्टैंड करेक्टेड, मिड डे मील स्किल सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्या किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है और फूड दिया जाता है। कहाँ से आ रहा है इस चीज़ का पैसा? एजुकेशन सेस जो कलेक्ट किया जा रहा है, हेल्थ एजुकेशन सेस जो कलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से ये पैसा दिया जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर, सर दिस इज केप्ट इन CFI, लिखते जाना है आपको। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट आपने एक्ट लिखा, दूसरा पॉइंट आप टैक्स, सरचार्ज एंड सेस लिख रहे हैं। This is kept in CFI. Now what is CFI? Consolidated Fund of India. This is kept in Consolidated Fund of India. This is kept in Consolidated Fund of India. Done? Second thing. सर क्या इसे स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया जाता है क्या? आंसर इज नो, इसे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है और सेंटर द्वारा ही यूज किया जाता है। दूसरी चीज आती है सरचार्ज। व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स। सरचार्ज इज व्हाट? एडिशनल टैक्स। अभी रिसेंटली आपने अश्नील ग्रोवर का एक इंटरव्यू सुना होगा, यस इंटरव्यू आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बट सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस था अश्नील ग्रोवर का वीडियो कि भैया क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले, 15% अक्रॉस ऑल को लगा देना चाहिए। दैट मेक कंप्लीटली नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। पूछो क्यों? सरचार्ज हम तभी लगाते हैं जब आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट को इंक्रीज कर जाए, ऑब्वियसली यस। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सरचार्ज इज दोज हु आर अर्निंग हाई शुड पे द टैक्स हाई, दोज हु आर अर्निंग हाई शुड पे द टैक्स हाई। पूछो ऐसा क्यों? पूछो ना ऐसा क्यों? बिकॉज इनकम टैक्स वर्क्स ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। What is the basis of income tax? The basis of income tax is progressive basis. Progressive basis का मतलब होता है higher the income, higher the tax. What is the progressive basis? The progressive basis is अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपका जो टैक्स लगेगा ये भी ज्यादा लगेगा। How can you compare your income and someone daily wages income to have a similar tax rate? It is literally does not make any sense. अमिताभ बच्चन अगर मान लीजिए 500 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं, एक व्यक्ति का जीवन चले जाता है 5 करोड़ कमाने में, और इन दोनों का टैक्स रेट आप सेम रख देंगे, दैट कंप्लीटली मेक नॉनसेंस। समझ में आ रही है बात? ये है एडिशनल टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस।
अब प्रोग्रेसिव बेसिस होने का मतलब ये है आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वहां से सरचार्ज के जो लिमिट्स है ये भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे इनकम टैक्स में भी 4 अलग अलग प्रकार के सरचार्ज है। यस, जैसे जैसे आपकी इनकम एक्सपांड होती जाती है वैसे वैसे। सरचार्ज इज अ पार्ट ऑफ CFI। सरचार्ज इज अ पार्ट ऑफ CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है। अच्छा जी सर, एक सवाल है, पूछ करके सोच करके बताइएगा। सर जितना टैक्सेस कलेक्ट किया जा रहा है, सरचार्ज जितना कलेक्ट किया जा रहा है, उसको किस पर्पस से यूज करते हैं? मतलब क्या सरकार, पर्पस कोई भी हो सकता है? एंड द आंसर इज यस, सरचार्ज can be used for any purpose। तो सरकार इससे इनकम टैक्स वालों की सैलरी देना चाहती है, दे सकती है, पुलिस दे सकती है, रॉ IB वालों का सैलरी देना है, दे सकती है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाना है, दे सकती है, समृद्धि महामार्ग बनाना है, दे सकती है, यस और नो, गरीब कल्याण योजना लानी है, दे सकती है। इसीलिए देखिए सरकार जब भी कोई नई स्कीम लेकर के आती है, बहुत सारे टैक्स पेयर का मन जलता है, वो बोलता है साला हमारा इतना हार्ड अर्न टैक्स मनी आप इनको दे रहे हो फ्री में, यस और नो, उनका दिल जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि वो सरकार का लुकआउट है कि वो उसको वो कहाँ खर्चा करती है। अब मैं आपसे एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछने वाला हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा। सवाल पूछ लूं मालिक? सवाल ये है, पहले तो ये बताइए, क्या आप जानते हैं जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड होता है? ये जानते हैं आप? क्यों डिवाइड होता है? उसके पीछे का प्रमुख रीजन है, उसके पीछे का प्रमुख रीजन है आर्टिकल नंबर 270 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 270 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वट एवर टैक्सेस आर कलेक्टेड, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स, दे हैव जस्ट यूज्ड द वर्ड टैक्सेस। आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज, दोनों वर्ड कवर कर रहा है, all the taxes and duties except specified shall be levied by central government and distributed between union and state government in a manner specified by president। तो जितना टैक्सेस और ड्यूटीज कलेक्ट किया जा रहा है इसे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या किया जाता है? डिवाइड। बराबर है? क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र 38% कंट्रीब्यूट करता है ऑफ द होल इनकम टैक्स कलेक्टेड। होल इनकम टैक्स कलेक्टेड इन इंडिया महाराष्ट्र अकेले 38% कंट्रीब्यूट करता है। और महाराष्ट्र इतना बड़ा अमाउंट देने के बावजूद भी ये पैसा जितने इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, तुम्हारा दिमाग हिलाऊंगा जरा सा। क्या आपको पता है टैक्सेस इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सरचार्ज इज नॉट डिवाइडेड। जब मोदी जी 2014 में पावर में आए, ठीक है, मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता दूं, बहुत सारा पॉलिटिकल रेफरेंस आएगा, ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, तो डोंट जज मी। मेरा काम एज अ टीचर आपको बताना है किस सरकार के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, 2014 के अंदर में मोदी जी आए। अब मोदी जी मतलब आप समझ सकते हैं कि पावर अपने हाथ में चाहिए था, कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए था। मोदी जी ने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स में बड़ा चेंज किया। उन्होंने इनकम टैक्स के रेट को चेंज ही नहीं किया, उन्होंने सरचार्ज के रेट को बढ़ा दिया। इससे इंपैक्ट क्या हुआ, फंड्स जो थे, जो स्पेसिफिक हाई एंड पीपल से आ रहे थे, ये सेंटर के हाथ में रहेगा और सेंटर अपने तरीके से स्कीम चला सका। तब जाके क्लीन गंगा प्रोजेक्ट आया, स्वच्छ भारत अभियान आया, नर्मदा क्लीन प्रोजेक्ट आया और ऐसे अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट सेंटर फंडिंग मिला। डायरेक्ट क्या मिला, सेंटर फंडिंग, क्योंकि इनने वो चीज किसके हाथ में दी नहीं, स्टेट के हाथ में दी नहीं। बोले स्टेट के हाथ में दे दूं, तो राजीव गांधी जी का एक डायलॉग था, राजीव गांधी जी का डायलॉग क्या था कि अगर सरकार 1 रुपए खर्चा करती है उसमें से सिर्फ 14 पैसा किसके हाथ में जाता है, गरीब के हाथ में जाता है। उन्होंने बोला मैं ये करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर में पैसा प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये किसके हाथ में है, सेंटर, डायरेक्ट लिंक करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज आप देखेंगे जब वो कहते हैं कि भैया हमने किसानों को 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 40,000 करोड़, वट एवर इज द फिगर, कंट्रीब्यूट करी, ये आ कहां से रही थी, सरचार्ज का पैसा था जो उन्होंने हाई एंड लोगों से लिया।
क्या इसे कहीं पे भी यूज किया जा सकता था? कहीं पे भी, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं। आइए आर्टिकल 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए मेरे साथ, मजा आ जाएगा। पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंक्रीज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय सरचार्ज। एट एनी टाइम किसी भी टैक्स या किसी भी ड्यूटी पे क्या लगाया जा सकता है? सरचार्ज। फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। मतलब सरचार्ज जो कलेक्ट किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में रहेगा? यूनियन के हाथ में। उनको दिया ही नहीं है ना। नहीं तो कल चल के उधर से दीदी चिल्लाती एटो चलबे ना, दीदी को बोला दीदी, ओ दीदी, आई टेक केयर, टेंशन नहीं लेने का। ये सुनो, महाराष्ट्र से, खैर अब छोड़ो महाराष्ट्र का तो क्या बोलूं महाराष्ट्र से कई लोग चिल्लाते जर आम्हाला टॅक्स दिला नाही आम्ही राहणार नाही, विषय खत्म कर दिया। बात समझो, महाराष्ट्र का भी और टैक्स का भी। एंड प्रोसीड्स ऑफ सच सरचार्ज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 271 सरचार्ज लगाने का पावर देता है, और इस सरचार्ज को लगाने का पावर और रखने का पावर किसके हाथ में? यूनियन। सो इधर आइए, इट इज ऑलवेज केप्ट बाय यूनियन, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। आर्टिकल 271, आर्टिकल 271। चलिए, रही बात टैक्स की, रही बात टैक्स की, सो इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट्स। तो स्टेट्स के अलग अलग मैकेनिज्म के लिए इसे क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अलग अलग मैकेनिज्म के लिए इसके लिए क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेकंड, ऐसा किसने कहा है? आर्टिकल 270। ऐसा किसने कहा है सर? आर्टिकल 270 कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए टैक्सेस का क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। ये सुनो, चलिए क्विक रिवाइज कीजिए, क्विक रिवाइज कीजिए। टैक्स कौन से बेसिस पे लग रहा है? प्रोग्रेसिव बेसिस। प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो अश्विनी ग्रोवर सर जो बोल रहे हैं एक टैक्स लगा दो, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, टैक्स सरचार्ज है ना, एचईसी, एचईसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता। वेर इट कम्स टू टैक्स एंड सरचार्ज, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तीनों भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनेंगे। इसे डिवाइड कैसे करना है, ये प्रेसिडेंट का काम है। डिवाइड कैसे करना है? प्रेसिडेंट का काम। जो डिवाइड हो सकता है वो सिर्फ टैक्स है, सरचार्ज डिवाइड नहीं होता, वो सेंटर के पास ही रहेगा। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर, आइए आइए साथ साथ में, हाँ जी। एचईसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है और उसको सेपरेट फंड के अंदर में ही रखा जाता है एज अ रिजर्व। जब जब उसके अंदर से स्पेसिफिक चीजें जाएगी वो उसके अलग ही जाएगी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सीएफआई ओनली। जैसे हम सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते हैं क्या, रिजर्व्स के लिए अलग, इस रिजर्व के लिए अलग, उस रिजर्व के लिए अलग, आप उतना अमाउंट एलोकेट कर देते हो और बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट रिजर्व रखते हो, सेम लाइक दैट ओनली। तो टैक्स सरचार्ज एंड सेस आपके पेज नंबर 3 पे क्विकली देख लीजिए। अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी। अब ये कुछ भी हो सकता है। सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी लेविड एज पर आर्टिकल 271। इट इज कलेक्टेड इफ इनकम एक्सीड अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स। HEC, it is an again additional levy for specific purpose and can be utilized for specific purpose only. Now it is called as health and education cess. Clear? चलिए भाई, बहुत सही। हम एक और बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी अभी हमने आर्टिकल में एक और वर्ड पढ़ा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। मेजर फर्क क्या है? टैक्सेस इज ऑन गुड्स whereas ड्यूटी इज ऑन अदर देन गुड्स। क्या मैंने सही बोला या इसका उल्टा होना चाहिए? सर उल्टा होना चाहिए। द ड्यूटीज इज ऑन गुड्स। जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स होते हैं इसके ऊपर क्या लगती है? ड्यूटीज लगती है। एंड अदर देन गुड्स के ऊपर हम क्या लगाते हैं? टैक्सेस।
अगर आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स वर्ड है, क्योंकि उसमें दोनों कंपोनेंट इंक्लूडेड है, टैक्स इज अ मच वाइडर वर्ड देन ड्यूटी, इसीलिए उसको टैक्स वर्ड दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो टैक्स इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी इज अ फीस। ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है और एक फीस है। इट इज ऑन गुड्स, इट इज वाइड वेर एज इट इज नैरो। टैक्सेस जो होते हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों लगा सकते हैं, ड्यूटी सिर्फ सेंटर लगाता है। ड्यूटी सिर्फ कौन लगाता है? सेंटर लगाता है। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, याद रखें ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, जितना आपको पूछने वाला है उतना ही आपके रजिस्टर में रहेगा, अननेसेसरी कोई लिखने का काम नहीं है। पर हाँ, नॉलेज 100% अपने को पूरा चाहिए मालिक, वो हम जरूर लिखेंगे। क्लियर है? आइए, अब बात अगर टैक्स की निकली है तो थोड़ा और दूर चल लेते हैं। टैक्सेस कितने प्रकार के? 2। आई एम श्योर आप फाइनल में, और अब आपको इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स इज योर पर्सनल ऑब्लिगेशन, इट इज पेड बाय यू डायरेक्टली, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट। यस और नो? कैन यू गिव मी अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस के कितने प्रकार थे? देयर वर एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई। याद आ रहा है? इन सबको हटा के 2017 में उन लोगों ने जीएसटी एंड कस्टम ला के दे दिया था। यस, so it is levied on the product as well as services. The burden of the tax can be shifted, whereas it is levied on income and activities, the burden cannot be shifted. Yes or no? चलिए कुछ बात बताइए। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मैं हिस्ट्री में था, वहां पे वापस आता हूं। चाणक्य जी ने राजा से कहा था वी विल कलेक्ट द टैक्सेस। क्या यहां पे सिर्फ डायरेक्ट टैक्स था? नहीं, यहां पे कस्टम ड्यूटी भी थी। कस्टम ड्यूटी का नाम ही इस तरीके से पड़ा, आइए समझाता हूं। डोंट डाउट आपके आईडीटी टीचर तो बताएंगे, बट मेरी जिम्मेदारी है पूरी डिटेल देने की। कस्टम ड्यूटी का नाम ही इस तरीके से पड़ा। पहले क्या होता था, जब दूसरे राज्य के लोग किसी दूसरे राजा के यहाँ आते थे, वहां बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो ये कस्टम होता था कि राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आए। ये कस्टम बन गया। एंड लेटर ऑन जब आप अब कहीं से कुछ गुड्स लेकर के आते हैं दूसरे राज्य से, अब टेरिटोरियल बॉर्डर से, तो ये आपका कस्टम है कि यहाँ पे आप क्या देंगे उन गुड्स के ऊपर? टैक्सेस। दैट्स हाउ कस्टम ड्यूटी वर्ड अराइज्ड। बराबर है? टैक्सेस। वही चाणक्य जी के पास वापस आते हैं। चाणक्य जी ने कहा कि भैया नो टैक्स कैन, वी विल कलेक्ट द टैक्सेस एंड गिव इट बैक एज रेन। ठीक उसी तरीके से, जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ, गिव इट बैक एज रेन। आप क्या करते हैं? सरकार टैक्सेस कलेक्ट करती है, सरचार्ज कलेक्ट करती है, एचईसी कलेक्ट करती है। इसमें से एचईसी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखती है, जब जरूरत पड़ेगी तब खर्चेंगे। बचे हुए को सेंटर सरचार्ज अपने हिसाब से यूज करती है, टैक्सेस अपने हिसाब से यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात? तब से एक चलन चल गया डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का। हिस्ट्री में फिर से आते हैं। चाणक्य जी के बाद अगर आप देखें, राज गए, रजवाड़े गए, और हमारे पास अंग्रेज भी आ गए। अंग्रेजों ने पहली बार सर जेम्स विल्सन, किसका? सर जेम्स विल्सन, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लागू किया। हिस्ट्री पे चलते रहिए, अगर आप देखेंगे चाणक्य जी, वी शुड लेवी द टैक्स just as sun draw moisture from the earth and give it back as rain, we will collect the taxes and uses for administration and service purposes. ये इसका हिस्ट्री रहा है। फिर ब्रिटिश रूल के अंदर में 1860 में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को लागू किया। पूछिए लागू क्यों किया गया? इनकम टैक्स फिर से लागू करने की जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो थे, राइट, इनका वॉर चल रहा था। इस वॉर में खर्चा होने के लिए पैसे लग रहे थे, और ये पैसे को इनकम टैक्स से कलेक्ट किया गया। 1860 में जब पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ये सिर्फ 5 साल के लिए था। इट वॉज जस्ट फॉर 5 years इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। यस और नो? लेटर ऑन अ सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1922। आज भी जब आप बेर एक्ट पढ़ेंगे, बहुत जगह पे आपको इनकम टैक्स एक्ट 1922 वर्ड दिखेगा। बहुत जगह पे आपको क्या दिखेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1922 वर्ड दिखेगा। 1922 के बाद आपको याद होगा 1947 में हमें मिल गया इंडिपेंडेंस। वापस एक बार टाइमलाइंस पे चलते हैं। राजा महाराजा गए, ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने 1860 में पहली बार लॉन्च किया। लॉन्च करने का रीजन क्या था? भैया वॉर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेकर के आना है। अब इसके बाद 1922 में फिर से इनकम टैक्स को पूरी तरीके से भारत में लागू कर दिया गया। अगेन
क्यों लागू किया गया, रीजन क्या था, स्वतंत्रता सेनानी, भारत में तब तक इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी आ चुके थे और इनके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता था, इनको ढूंढने का खर्चा, फिर इनको जेलों में रखने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते थे, राइट। और मास मूवमेंट्स चालू हो चुके थे इंडिया के अंदर में, तो इनके खर्चे भी इनके टैक्सेस लगा के निकाले जा रहे थे। टैक्सेस लगा करके एक तो इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि भैया तुम ये रोक दो, नहीं तो हम तुमसे कर वसूल कर करके तुम्हें मार डालेंगे। पर भारत कहाँ रुकने वाला था। 1947 कौन नहीं याद रखेगा, 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली और भारत भी 15 अगस्त को क्या हुआ, आज़ाद हो गया। अब एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को समझिए। जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 बना होगा, सोच के देखिएगा, ठीक है, भारत पहली बार किसी तरीके का गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहा था, सोच करके देखना। क्योंकि पहले हम पे मुगलों ने राज किया, फिर राजा रजवाड़े आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और पहली बार हम एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने जा रहे थे। हमें नहीं पता था हम कैपिटलिज्म की सरकार में जा रहे थे, हम सोशलिज्म की सरकार में जा रहे थे, या मिक्स्ड इकोनॉमी में जा रहे थे। देन श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने डिसाइड किया कि उभरते हुए भारत को, और ये जितना बड़ा है, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, जहां पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर अपने अपने रोल निभाएं, जहां बेनिफिट्स सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी हो। और इसीलिए देखिए, आज अगर आप स्टार्टअप है तो भी आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तब तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत हम आगे बढ़े। पर एक प्रॉब्लम थी, जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें हर जगह पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड लिखा हुआ था, पर ब्रिटिश पार्लियामेंट तो अब था ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट तो अब था ही नहीं, तो करे क्या। तब जाकर के इनकम टैक्स एक्ट 1961 लॉन्च किया गया, जिसको हम आज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये अकेला एक्ट नहीं है, इसके पहले 1922 आ चुका है। उसको हटाने का रीजन ये था कि हम हमारे ब्रिटिशर्स के पूरे वर्ड्स जितने भी वहां पे लिखे थे सारे हटा करके अपडेटेड वर्जन लाना चाहते थे। एक्ट आया 1961 में और रूल्स 1962 में आए। पूछो क्यों पूछो ना क्यों। जनरली एक्ट आता है तो एक्ट के साथ रूल्स आ जाते हैं, हम रूल्स एक साल बाद लेके आए। आप भूल रहे हैं, पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, रूल्स आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एक्ट। व्हाट आर रूल्स? रूल्स आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एक्ट। जब एक्ट ही 1/4/1962 से लॉन्च हुआ तो रूल 61 में लाके क्या करते, 61 में सिर्फ उसको पास कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन उसका 1/4/1962 से हुआ। यू गेटिंग द पॉइंट? सो अभी जो आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा पॉइंट अभी जो आप पढ़ रहे हैं, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, लिखना है 1961। फिर याद दिला दूं, चलो सब कुछ लिंक करता हूं। 1961 का लॉ हम 2023-24 में पढ़ रहे हैं, क्यों? एक्ट हर साल नए कपड़े बदल देता है। कहां से? बजट। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आता है? FRBM। कनेक्ट हो गए 1 घंटे पहले से पूरा। FRBM एक्ट के हिसाब से आता है। इलेक्शन के ईयर में 1 या 2, अदरवाइज 1 फरवरी को। तो एक्ट आज भी, अनलाइक अदर एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से अमेंडमेंट का कोई काम ही नहीं, हम हर साल कपड़े बदलते हैं। बीच में मैं आपको बता दूं, इट वाज द देन कांग्रेस सरकार जिसने सोचा था डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए। इट वाज थॉट कि इनकम टैक्स को पूरा अपडेट कर दिया जाए बाय डायरेक्ट टैक्स कोड। Nirmala Sitharaman ji has purely rejected this phenomenon by introducing specific amendment in specific section which was specified by direct tax code. उन्होंने direct tax code नया नहीं लाया, उन्होंने बोला भैया ले दे करके तो इनकम टैक्स इतना मैच्योर हुआ है, हम नया एक्ट ला लेंगे बर्बाद हो जाएंगे। और मन में ऑलरेडी था GST लेके ही आ रहे हैं। सोचिए अगर इनकम टैक्स भी ला लेते 2019 का इलेक्शन भी नहीं जीत पाते, इतने बड़े बड़े इशू ला लेते। तो उन्होंने बोला भैया डायरेक्ट टैक्स के सूटेबल चेंजेस हमने कर दिए, कोई डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आएगा। 1961 का लॉ ही अब तक चल रहा है, हर साल कपड़े बदल देता है 1 फरवरी को। क्लियर है? अच्छा जी सर, टैक्स कितने प्रकार होते हैं? 2, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑलरेडी हमने बात कर ली। ठीक है, तीसरी चीज एक्ट। एक्ट क्या होते हैं जल्दी से बताइए? क्या एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है? 298 सेक्शन, 14 शेड्यूल, इसके पीछे एनेक्स्चर होंगे, टेबल ऑफ फीस एंड ऑल, उसके अंदर में कवर होगा। तो हमने टैक्स डिस्कस किया, एक्ट डिस्कस किया, 1961 डिस्कस किया।
बट क्या हमें सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है? आपके मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर में एक हेडिंग दी है, द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़ते वक्त आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला, आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है। दूसरी चीज आपको पढ़ना है इनकम टैक्स रूल्स 1962। आई होप दिस इज क्लियर। implementation, what are rules? Rules are implementation of act। सर एग्जाम्पल बताइए, मजा आ जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लिखा है द रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, सेक्शन 139। खैर आपने कभी खोल के देखा नहीं होगा, बट बता रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 जिसके तहत आप रिटर्न भरते हैं, वहां लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, इन प्रिस्क्राइब मोड। 3 वर्ड लिख करके छोड़ दिए। ये जो 3 वर्ड है ना, प्रिस्क्राइब फॉर्म, इनकम टैक्स रूल्स बताता है ITR 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, 6 किसके लिए, 5 किसके लिए। प्रिस्क्राइब टाइम रूल्स बताता है कि भैया प्रिस्क्राइब टाइम कब है रिटर्न भरने के, जुलाई एंड अक्टूबर। याद आ रहा है क्या? ये रूल्स ने बताए। पूछो क्यों? रूल्स कैन बी अमेंडेड इजीली विदाउट ब्रिंगिंग अ सेपरेट डिस्कशन ऑन द पार्लियामेंट, क्योंकि रूल्स आपके डे टू डे गवर्नेंस के लिए है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक्ट अलग कर दिया, रूल्स अलग कर दिए, ताकि फॉर्म चेंज करना है, राज्यसभा लोकसभा को किधर बुलाते बैठोगे, नहीं पॉसिबल है, अलग करो। टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी को पावर दे दिया, यू कैन मेक रूल्स, यू कैन मेक रूल्स। अभी हम सीबीडीटी पे भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। यस, सीबीडीटी पे भी हमारे डिस्कशंस होंगे। फाइनल लेवल में आपको ये सब है। ये देखो, पूरा एक चैप्टर है इनकम टैक्स की पूरी अथॉरिटीज को समझना। आपका चैप्टर नंबर 2 ही है, इनकम टैक्स की पूरी अथॉरिटीज को समझना। और यहाँ पे देखो इनकम टैक्स के कैसे विंग्स होते हैं, कौन सा विंग होता है, सब डिटेल डिस्कस करूंगा। आ जाओ, पढ़ा दूंगा। सीबीडीटी प्लस सीबीडीटी के कौन से ऑफिसर, इन ऑफिसर्स के पास क्या पावर है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनको कंट्रोल कौन करेगा, सारी चीजें एक पूरे चैप्टर के तहत डिस्कस किया। और अब तो बेटा तुमको पूरे पढ़ने हैं, सिर्फ हेड्स नहीं, अब तो तुमको सभी पढ़ना है। आ जाओ जी। सो रूल्स आर देयर। पहली चीज, इनकम टैक्स पढ़ते वक्त सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स के साथ साथ क्या पढ़ना है, नोटिफिकेशन। रूल्स के साथ साथ क्या पढ़ना है, नोटिफिकेशन। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज नोटिफिकेशन? आपके हिसाब से व्हाट इज नोटिफिकेशन? कम ऑन, जल्दी से बताइए। कुछ तो याद कर लो। देखो, ICAI ने न्यू सिलेबस नोटिफाई किया, इसका क्या मीनिंग होता है? आने वाला है। नोटिफाई कर दिया मतलब आ गया ना। हाँ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज, हाँ। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन और सर्कुलर सेम चीज होती है क्या? नहीं, कुछ तो अलग है, पर एग्जैक्टली क्या है वो डिफरेंस नहीं पता, बराबर है ना। नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। वेन एवर एनी चेंजेस आर मेड, इट इज ब्रॉट इन थ्रू अ नोटिफिकेशन। दैट मीन्स, मान लीजिए ITR का फॉर्म ITR 3 है। अब ITR 3 के अंदर में उन्होंने पैन कार्ड के साथ साथ आधार का भी एक कॉलम अपडेट कर दिया। इससे रिलेटेड आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट के ऑप्शंस दे दिए, राइट, और फर्दर डिक्लेरेशन से रिलेटेड और कुछ डिटेल्स डाल दी। अभी क्या करेंगे, न्यू ITR 3 विल बी नोटिफाइड। सो वेन एवर एनी थिंग्स चेंज, नोटिफिकेशन कम्स। और शॉर्ट करते हैं, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। ध्यान से सुनिए, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, विच मीन्स अगर आपका May 24 अटेम्प्ट है, October 23 तक के सारे नोटिफिकेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, सेपरेटली बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपका November 24 अटेम्प्ट है तो May 24 तक के सारे नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आपके सिलेबस में आएंगे बाय डिफॉल्ट में। सर नोटिफिकेशन कौन लेके आता है? नोटिफिकेशन इज इशूड बाय CBDT। इसको इशू करने का पावर CBDT के हाथ में दिया हुआ है। सर कहाँ मिलेगा? आपको वेबसाइट पे मिलेगा। कौन सी वेबसाइट?
बोलो जल्दी से, बता दिया मैंने आपको, incometaxindia.gov.in देख लो। इस वेबसाइट पे कहाँ ढूंढना है वो भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये लो, अगर आप इधर आओगे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे ही ये रहे सारे नोटिफिकेशन, ये रहे आपके सारे नोटिफिकेशन। एक आध नोटिफिकेशन खोल करके देखोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। दिखाई देता हूँ तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो इसको बहुत शांति से बैठ करके पढ़ना पड़ता है। ये देखो, जैसे ये नोटिफिकेशन आया, दिखता कैसे है वो भी दिखाता हूँ, चलो लो, इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। क्लियर कट लिखा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी। इसका हायरार्की बाद में समझेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। 6 जुलाई को आया है, बता रहे हैं कि भैया डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशंस जो है बेंगलोर के अंदर में है, कमिश्नर है, और उनके हेडक्वार्टर्स किधर रखे गए हैं, बस इतना नोटिफाई। एनी चेंजेस मेड, ये चेंजेस को क्या कर दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है। चलिए, ये तो हो गई भारी भरकम लैंग्वेज। एक बात सुनिए ना, मान लीजिए आप अभी भी अपने एक्स को इंस्टाग्राम या थ्रेड पे फॉलो करते हैं, मान के चलिए, वैसे होगा नहीं, आप जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे हैं, है ना, सपोज फॉलो करते हैं, उसने फोटो चेंज करा, आपको क्या आता, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, कुछ भी चेंज हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ चेंज इज नथिंग बट नोटिफिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ चेंज, तो ऑफिस इधर से उधर किया, नया फॉर्म लेके आए, रूल्स में चेंज किया, ड्यू डेट चेंज किया, नोटिफाई होता रहता है और इनके ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। अगर आपका मई 24 अटेम्प्ट है तो आपका नोटिफिकेशन टिल अक्टूबर 23 आपको क्या है, एप्लीकेबल है बाय डिफॉल्ट, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। और अगर आपका नवंबर 24 या दिसंबर 24 है, ऑल नोटिफिकेशन टिल मई 24, ये क्या होगा आपको, अप्लाई। लिख के रख दीजिए ताकि आपको बाद में ये कंफ्यूजन ना रहे कि मेरे को क्या देखना है। अमेंडमेंट्स तो देखने ही देखने हैं, जो मैं आपको एक्चुअल अमेंडमेंट्स बोल रहा हूँ ना, तो अमेंडमेंट्स आपको फाइनेंस एक्ट से आएंगे वो देखने हैं, प्लस जो नोटिफिकेशन आएंगे वो देखने हैं। यस, ओके सर, नोटिफिकेशन बड़ा या एक्ट बड़ा? मान लीजिए एक्ट में कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट लिखी है, टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) द ड्यू डेट इज 31 जुलाई, एंड नोटिफिकेशन आ जाता है द ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 15 डेज। नोटिफिकेशन बड़ा या एक्ट बड़ा? मेक सेंस, नोटिफिकेशन, क्योंकि हर साल क्या होता है, जुलाई या अक्टूबर देते हैं और 6 महीने से एक्सटेंड कर देते हैं। सो नोटिफिकेशन सरपासेस एक्ट, क्योंकि उसको लाया ही उसको चेंज करने के लिए होता है। ये सुनो, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? इनकम टैक्स पढ़ते वक्त पहले एक्ट पढ़ना है, फिर रूल्स पढ़ने हैं, फिर नोटिफिकेशन पढ़ने हैं। नोटिफिकेशन के बाद बोलो जल्दी से, क्या पढ़ना है मालिक? सर्कुलर पढ़ने हैं। नोटिफिकेशन के बाद आपको क्या पढ़ना है मालिक? सर्कुलर पढ़ने हैं। आ जाओ, सर्कुलर बोलो, व्हाट इज सर्कुलर? क्लैरिफाई, किसके क्लैरिफिकेशन के लिए? नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए क्या लाया जाता है? सर्कुलर। ऐसा ये मैम कह रही हैं, आपको भी यही लगता है? बोलो बोलो, एक्ट के क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर आता है। आइए मैं आपको आज रियल मीनिंग समझाता हूं इसका, थोड़ा सा आप गलत है, मैं इसको रियल मीनिंग समझाता हूं। और हाँ, आपकी जिम्मेदारी है अपने सारे दोस्तों को समझा देने की। मुझे एक बात बताइए, शुड आई टेल यू और शुड आई शो यू? दोनों। एक आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा चैलेंज है, आपको बताना है ये है क्या, और जो दिल में आए आप बोल सकते हैं, आपको पूरी छूट है, प्रोवाइडेड ये अभद्र शब्द नहीं होना चाहिए, क्लास की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। मतलब एक पानी का ग्लास है, दारू बोल सकते हैं आप, दूसरा और
नहीं दारू नहीं, छी छी, सोमरस। और कुछ? बोल क्या दिख रहा है तेरे को? कुछ तो है सर उसमें। हाँ बोलो अक्षय, जल्दी बोलो। उबलता हुआ पानी, भाई साहब इंटरप्रिटेशन देख रहे हो? उबलता हुआ पानी, हाँ बोल बोल नालायक, जल्दी बोल। ग्लास में पानी और नींबू है सर, मतलब लड़की ने ऑलरेडी कॉकटेल पहले भी पिया है, समझ रहे हो बात? लड़की ने ऑलरेडी कॉकटेल पिया है इसके पहले। एक बात समझिए, मैंने एक्ट बनाया और एक्ट रख दिया। डोंट यू थिंक हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफिसर कंफर्म करते हैं, ठीक है? एक ऑफिसर जो मुंबई में बैठा है, एक ऑफिसर जो दिल्ली में बैठा है, एक ऑफिसर जो कोलकाता में बैठा है, हट आपला पुणे। डोंट यू थिंक एवरी ऑफिसर विल हैव हिज ओन इंटरप्रिटेशन? अब अगर खुद ऑफिसर ही एक एक्ट पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन देने लग गए तो लोगों का तो भरोसा उड़ जाएगा। इमेजिन कीजिए, एक सीए के पास गया, वो बोल रहा है सर टैक्स 8 लाख रुपए आ रहा है। दूसरे सीए के पास गया, बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे, अरे सर 7,10,000 रुपए टैक्स आ रहा है, उसको 2 अटेम्प्ट लगे। ठीक है, तीसरे सीए बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे गया, तीसरे सीए सर 5 लाख टैक्स आ रहा है, सर वो तो 7.5 बोल रहे थे, अरे सर उसको भी 2 अटेम्प्ट लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट न्यू सिलेबस। फिर एक और फ्लोर नीचे गया, सर 2 लाख की टैक्स आएगा, डोंट वरी आई विल मैनेज। कैसा? 9 लाख से 2 लाख पे उतार दिए। सर AIR, दैट टू सिंगल डिजिट 1 2 3 4 5 AIR, सब समझता है मेरे को। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। लोगों के ना भरोसे उड़ जाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, कई बार एक्ट में क्लैरिटी नहीं होती, या जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्लैरिटी नहीं होती एग्जैक्टली करना क्या है। तो अब ऑफिसर ही अलग अलग फॉलो करने लग गए तो इट विल क्रिएट अ मेस, एंड दैट्स व्हाई अ कॉमन डिपार्टमेंटल सर्कुलर इज सर्कुलेटेड। तो सर्कुलर जो होता है वो टेक्निकली एसएससी के लिए होता ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट के लिए होता है। पर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, ध्यान से सुनिए, जिन जजमेंट्स की जरूरत होगी उसका ही मैं नाम आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं सीधा आपको जिस्ट बता दूंगा, ताकि आपका स्टडी का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए ना। आई थिंक दिस इज मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ना तो तुम इतने केस लॉ याद रख पाओगे, ना ही तुम इतने जिस्ट याद रख पाओगे। तो जिस चीज का जिस्ट तुम्हारे लिए काम का है वो बता दूंगा और उसका केस लॉ भी बता दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, एक सर्कुलर आया, आप बताइएगा इस पे ओपिनियन क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। एक सर्कुलर आया विच वॉज बेनिफिशियल फॉर असेसी बट नॉट बेनिफिशियल फॉर डिपार्टमेंट। क्या असेसी सर्कुलर को यूज कर सकता है आपके हिसाब से? जनरली सर्कुलर इज फॉर डिपार्टमेंट, रूल 1। बट अगर ये असेसी के बेनिफिट के लिए है तो क्या असेसी के पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो सर्कुलर को यूज कर सके? क्या उसका बेसिक राइट है, हाँ या हाँ? आंसर इज यस। सो ये डिपार्टमेंट जो है, मैं आपको बता दूं, जनरली सर्कुलर इज फॉर डिपार्टमेंट बट इट इज ऑप्शनल फॉर एन एसएससी। ऑप्शनल, इट हैज बीन हेल्ड, इट इज एन ऑप्शनल फॉर द एसएससी। इफ इट इज बेनिफिशियल टू हिम ही कैन ऑल्सो यूज द सर्कुलर, he can also use the circular. Circular is again issued by CBDT. Circular is again issued by CBDT and comes with the same timelines. 6 महीने before the exam, comes with the same timelines before the exam. तो why circular is issued? Circular is for clarification of provision. It is mandatory for department, not mandatory for assessee. This is again issued by CBDT. This is again issued by CBDT. 6 months timeline. 6 months timeline. आ जाओ, क्लियर है मालिक? सो
इनकम टैक्स, क्या क्या पढ़ना है इनकम टैक्स पढ़ते वक्त? क्या एक्ट पढ़ना है? यस। क्या रूल्स पढ़ने हैं? यस। क्या नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं? यस। क्या सर्कुलर्स पढ़ने हैं? यस। मतलब तुम्हें सिर्फ एक्ट पढ़ के इनकम टैक्स में नहीं होगा, ये सब पढ़ने हैं। इसके बाद में केस लॉज, केस लॉज हैज ऑल्सो गॉट अ बिग रोल इन इनकम टैक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। केस लॉज जनरली देखिए, जो लोअर लेवल के कोर्ट्स है उसके तो हायर लेवल पे क्या किए जा सकते हैं? चैलेंज किए जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल में जो लड़े गए केसेस है, अपील्स में जो लड़े गए केसेस है, ये क्या किए जाते हैं? हायर लेवल्स पे चैलेंज किए जाते हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए एक हायरार्की यहां पे बना रहा हूं, जरा समझिएगा। मान लीजिए ये है आपका इनकम टैक्स ऑफिसर और ये है आप एसएससी, बराबर है। जनरली दोनों प्यार मोहब्बत से रहते हैं, पर हो सकता है ये पिछड़े हुए एक्स हो, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। वो रिश्ता ही क्या जिसमें डिस्प्यूट ना हो, जरूरी है, ऐसा नो। बट याद रखिएगा, फाइट, फिक्स, गेट स्टार्टेड, दिस इज मेजॉरिटी। तुम्हारी जनरेशन के लिए जरूरी है, 15 मिनट में हर चीज नहीं हो सकती। सुनो, दोनों के बीच में क्या हो जाता है मालिक? दोनों के बीच में हो जाता है डिस्प्यूट। अब जब भी डिस्प्यूट हो जाता है, आप सबसे पहले एक्चुअली जाते कहाँ हो? इनकम टैक्स में आप ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है इनकम टैक्स में आई विल सी यू इन कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट से पहले बहुत सारी चीजें, क्योंकि बात इनकम की है और इनकम में अपने ही सगे नहीं होते, बात समझिएगा। सो इनकम की है, यहां पे सबसे पहले आप जाते हो सीआईटी अपील्स के पास। ऑफिस में इसे प्यार से क्या कहा जाता है? अपील्स। जब भी देखिएगा ऑफिस के अंदर में कोई मैटर आता है, बोलता है कि सर एक काम कर दो, आप एक्सपेंसेस तो क्लेम कर लो, अपील में देख लेंगे। तो यहां पे ये नहीं होता एल सी यू इन कोर्ट, यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं चल रही है। केसेस बहुत सारे होते हैं, इसीलिए पहले होता है अपील। मान लीजिए आप सीआईटी अपील से खुश नहीं है, दूसरा होता है आईटैट, जिसका मतलब होता है इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, बराबर है। आईटैट में भी काम नहीं हो रहा तो बनता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी काम नहीं हो रहा तो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां की जो डिस्प्यूट हायरार्की है वो इस तरह से है। वापस से एक बार बताइए, यहां की डिस्प्यूट हायरार्की कैसी है? यहां की डिस्प्यूट हायरार्की, सबसे पहले कुछ भी हुआ आप कहां जाएंगे? अपील। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सीआईटी अपील। अपील से आप खुश नहीं है, उससे भी ऊपर जाओ ट्रिब्यूनल्स में। ट्रिब्यूनल से आप खुश नहीं है, फिर आप सीधे हाई कोर्ट जाते हो। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम नहीं है, आप सीधा इसके ऊपर हाई कोर्ट जाते हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए रखा गया है। इनकम टैक्स के केसेस हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए। समझ में आ रही है बात? तो यहां आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाओगे, आप सीधा हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट के बाद आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। नाउ अंडरस्टैंड, हम 2 तरीके के केसेस पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप इन हायर लेवल्स पे पहुंच गए, आप क्या चले गए? इन हायर लेवल्स पे पहुंच गए। यस, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, क्या ये मेरे पे एप्लीकेबल होगा क्या? दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन। लेट्स से इंडिया के कुछ बड़े हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यस और नो, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके बाद में नागपुर हाई कोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेंगलोर। अब मुझे एक बात बताइए, जोधपुर, जोधपुर बहुत बड़े केसेस लगते हैं वहां पे, आसाराम बापू का भी लगा था। यस, अब बताइए, जोधपुर हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, एंड आई एम सिटिंग हियर इन महाराष्ट्र पुणे, इज इट एप्लीकेबल टू मी और कैन आई यूज इट एज अ रेफरेंस? कैन आई यूज इट एज अ रेफरेंस? यस, बट इज इट एप्लीकेबल टू मी? जनरली हाईकोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, ये डिसीजंस एप्लीकेबल होते हैं ऑन रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। ये जनरली एप्लीकेबल होता है रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर में। सो अगर मान लीजिए जोधपुर हाईकोर्ट जो है, इसका जुरिस्डिक्शन लेट से राजस्थान बन रहा होगा, तो ये उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर में एप्लीकेबल होते हैं, बट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस। इसे रेफरेंस बोल करके आप जरूर कोट कर सकते हो, समझ में आ रही है बात? बट हाँ, आप इसे एज इट इज डिसीजन नहीं मान सकते, आप इसे रेफरेंस बोल करके यूज कर सकते हो। यस, चलिए,
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा ये लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। भारत में 2014 से पिछले 10 सालों में कई बड़े जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए जो लॉ बन गए, जिसपे बहुत सारा डिस्प्यूट हो सकता था, अवॉइड हो गया। राम मंदिर इशू, राम मंदिर इशू कम्युनल इशू था बहुत बड़ा। आप सोच के देखिए, दंगे जैसी सिचुएशन बन सकती थी अगर पॉलिटिक्स से इसका सॉल्यूशन निकलता तो। इंडियन जुडिशरी ने सॉल्यूशन निकाला, 500 ईयर ओल्ड केस, 500 ईयर ओल्ड केस, डिसीजन जुडिशरी ने निकाला, एक दंगा नहीं हो पाया क्योंकि जुडिशियल सिस्टम से बाहर आया, जिसके अंदर में जो लोग बैठे थे वो हर धर्म के बैठे थे। जुडिशियल सिस्टम से बाहर आया, दंगा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो लॉ ऑफ लैंड बन गया। आर्टिकल 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट रहेगा, जो डिसीजन बन जाएगा लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। ट्रिपल तलाक, ये सुनो, ट्रिपल तलाक जजमेंट के थ्रू आ गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट अ केस which is considered fit by high court। आपको पूरी हायरार्की समझनी होगी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए लिख रहा हूं और आपके रजिस्टर में आ रहा है। यस, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस कब एक्सेप्ट कर सकता है? दो सिचुएशन पॉसिबल है सुप्रीम कोर्ट केस एक्सेप्ट कर सकता है। पहला, अगर आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे होंगे तो आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए। रीसेंट एग्जांपल, राहुल गांधी जी को क्या किया गया, रिसेंटली संसद से बाहर किया गया, राइट। उनके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते देख, उनके पासपोर्ट्स एंड अदर इश्यूज आ रहे थे, उनने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो एक फंडामेंटल राइट्स आपके अफेक्ट हो रहे होंगे, डेफिनेटली रिव्यू पिटीशन आप डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। दूसरा, हाई कोर्ट अगर इस केस को फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट मानता है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे नहीं, हाई कोर्ट तक के आपका मैटर रुक जाएगा। चलिए कुछ और बातें आपको कर लेते हैं। एज अ प्रोफेशनल आप इनमें से कहीं जा सकते हो क्या अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए? ये है इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को आपको बतानी है। बताइए, क्या आप अपील्स में जा सकते हो? यस। क्या आप आईटैट्स में भी जा सकते हो? यस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको क्या होना जरूरी है? एडवोकेट। ये बहुत क्लियर समझ लीजिए, यानी आप मैक्सिमम अपने क्लाइंट को कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हो? आईटैट तक के रिप्रेजेंट कर सकते हो इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो पहला डिस्प्यूट आईटीओ से ही हैंडल कर लो, उसके ऊपर अपील्स में चल जाओ, उसके ऊपर आईटैट में चल जाओ, बट इसके आगे एडवोकेट्स का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो जनरली सुनिए, जब भी हम कोई भी सेक्शन पढ़ते रहेंगे, हम इसका वही जजमेंट्स उठाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होंगे। बाकी जजमेंट्स हम रेफरेंस के लिए यूज कर लेंगे अगर इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स नहीं होगा तो। तो चलो जल्दी से, इनकम टैक्स क्या क्या पढ़ना है इनकम टैक्स में बताइए। अब तक के मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं आपको कि भाई इनकम टैक्स में पढ़ना क्या क्या है। एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, सर्कुलर पढ़ने हैं, केस लॉस पढ़ने हैं। इन सब को मिला के क्या बनेगा आपका स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। पेज नंबर 1, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। What is the section? Division of an act in a systematic manner. This is issued by CBDT. All notifications 6 months before exam are applicable. Communication for any change. CBDT again इसे issue करता है. All circular 6 months before exam are applicable. आइए प्रोविजो क्या होता है? बताइए सर, प्रोविजो क्या होता है? एक्सेप्शन टू सेक्शन, यस और नो?